लकी ने देखा कि उसकी सासू माँ में और परिणीता में लड़ाई शुरू हो गई थी। बाकी लड़कियां भी लकी और कुमारी को मारने के लिए आगे आ गए थे, लेकिन लकी ने अपने आप को और कुमारी को बचा लिया। इतने में उसने देखा कि जीजी उषा के मुंह से खून आना शुरू हो गया और इसलिए उससे गुस्सा आ गया। उसने अपनी सासू माँ को डांटना शुरू किया और कहा कि दोनों के बीच लड़ाई की वजह और कोई नहीं बल्कि उसकी सासू माँ ही थी। लकी के मुंह से ये बात सुनते ही उसकी सासू माँ को गुस्सा आ गया और उसने कहा, झूठ, साफ झूठ, मैंने इससे कार्तिक को नहीं छीना है बल्कि इसने मुझसे मेरा कार्तिक छीना है। लकी सुनकर तो हैरान हो गया। उसे लग रहा था कि इन दोनों के बीच में किसी बात की वजह से कंफ्यूजन था। लकी ने फिर से उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या आपने कार्तिक को इनसे दूर नहीं किया? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि इन्होंने आपके कार्तिक को आपसे अलग किया है? इस बात पर फिर से उसकी सासू माँ ने उसे देखा और कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। मैं तो बस इस औरत को ठिकाने लगाना चाहती हूँ और ये मेरे हाथ से मरेगी, जरूर मरेगी, लेकिन फिर भी मैं इसे मारूं उससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था। मैं, कार्तिक और ये, हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं और ये हम दोनों ही कार्तिक को बहुत पसंद करते। कार्तिक भी हम दोनों को पसंद किया करता। हम तीनों ही इस बात को आराम से जानते थे। कितना अच्छा होता ना अगर हम तीनों ही इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक बार इसने ना जाने क्या कुछ सोचा और ये अपने साथ में एक लड़की को ले आई। वो घायल हुई पड़ी थी और पता नहीं कहां से आई थी। उसने कार्तिक से कहा कि क्या वो उस लड़की का इलाज कर सकता था। कार्तिक ने मना नहीं किया। कोई किसी का इलाज करने से वैसे कैसे मना कर सकता था? ऐसे में वो उस लड़की का इलाज करने के लिए उस लड़की के घर पर रहने लगा। अब मैं बाहर हो गई थी और ये तीनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। बाद में कार्तिक को पता चला कि वो लड़की बहुत अच्छी थी और उस लड़की को भी कार्तिक बहुत अच्छा लगने लगा। वो कार्तिक के ऊपर डोरे डालने लगी। लकी ने जब इस कहानी को सुना तो उसकी आंखें तो जीजी उषा से जा मिली। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इधर परिणीता ने अपनी बात अभी खत्म नहीं की थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाती, जीजी उषा ने अपना शरीर हल्का सा ऊपर उठाया और बोली, क्या बकवास कर रही हो? वो लड़की सच में चोटिल थी। तुम अपनी आंखों से देखते हुए इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम खुद भी जानती थी कि मैं, तुम और कार्तिक, हम तीनों एक ही हैं। कार्तिक कितना अच्छा इलाज करता था ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती थी। ऐसे में तुम उसके ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो खुद आगे से उसका इलाज करने के लिए आया। मैंने तो उसे घर भी नहीं बुलाया था। तुमने अपने मन में मान लिया कि मैंने उसे बुलाया था। तुम एक बार खुद उससे तो पूछ लेती। ये सुनते ही परिणीता ने उसकी तरफ देखा और फिर से कहा, अच्छा, ये बात तो मैं कितनी बार सुन चुकी हूं और जब मैं इसे सुनती हूं ना तो मेरी इच्छा होती है कि मैं तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूं। तुम कितना झूठ बोलती हो। मैं तो तुम्हारे घर आना चाहती थी, लेकिन मैं आती कैसे? तुमने मुझे अलग करना जो शुरू कर दिया। लकी, उसके बाद आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ। वो लड़की 15 दिनों तक इनके साथ रही, हर दिन नशे करती। आखिर में जब उसका परिवार उसे ढूंढते हुए आया ना, तब हमने उन्हें वापस उसके घर भेजा। इसके बाद ना जाने क्या हुआ, कार्तिक मुझसे बात नहीं करता, ना ही मेरी तरफ देखता था, लेकिन वो इसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। हर दिन यही हाल था। वो आंख उठाकर मेरी तरफ देखता नहीं। इस वजह से मुझे बुरा लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, वो इसे भी पसंद करता है, लेकिन मुझसे भी तो बात कर सकता है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अब तो मामला ऐसा हो गया कि वो जितना इसे पसंद करता उतना मुझसे नफरत। मेरा उतना ही कलेजा जलता था लकी। अब तो इन दोनों के बीच में प्यार ही हो गया था और इस बात की मेरे अंदर सबसे ज्यादा जलन भरी हुई थी। अच्छा, तुम्हें मेरे ऊपर तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा था कि वो मेरे ऊपर कितना गुस्सा कर रहा था? ये सब दिखाई नहीं दे रहा था तुम्हें? जीजी उषा ने कहा। लेकिन लकी की सासू मां ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा, लेकिन फिर ये लड़की बीच में ही कुछ दिनों के लिए गायब रहने लगी। ये आती ही नहीं थी और मुझे इसे देखकर ऐसा लगता कि अब मेरा नंबर आ गया। मैं कार्तिक से बात करने की कोशिश करती, उसके पास जाने की कोशिश करती। मैं उसके लिए क्या कुछ नहीं करती। आया बनने के लिए राजी थी, उसकी खाना बनाने को राजी थी, उसके बर्तन तक, कपड़े तक, सब कुछ साफ कर देती, झाड़ू पोछा, सब कुछ मैं सबके लिए राजी थी। लेकिन फिर उसके ऊपर जैसे इन सब चीजों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। एक दिन फिर उसने कहा कि अब उसके दिल में कोई और आकर बस गया है और अब उसके दिल में कोई और के लिए जगह बची ही नहीं। जैसे ही लकी की सासू मां के मुंह से ये बात निकली तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
लकी ये देखकर एक बार के लिए दंग रह गया। उसने कभी अपनी सासू माँ को इतना कमजोर होते हुए नहीं देखा था। ऐसे में उसने पहली बार अपनी सासू माँ को ऐसे देखा और उसके बाद वो जिजीविशा को देखने लगा। फिर उसने अपनी सासू माँ की तरफ देखा और कहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि इनके दिल में जो लड़का है वो मैं हूं? लकी, तुम क्या मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? सासू माँ ने गुस्से में लकी की तरफ देखते हुए कहा। इतने में लकी फिर से चिल्लाया, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको बुरा महसूस करवाने के लिए सब कह रहा हूं। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिजीविशा ने मुझे यही सब कहा था कि कार्तिक ने उन्हें यह सब कहा था। वो भी यही बता रही थी कि वो जिस इंसान से प्यार करती थी वो आपके साथ था, इसलिए ये आपसे इतनी नफरत करती थी। अब ये सुनकर लकी की सासू माँ को झटका लगा। उसने फिर से जिजीविशा की तरफ देखा और कहा, वो तुमसे प्यार नहीं करता था? नहीं, पहले तो मैं ये सोच रही थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन अभी जिस तरह से तुमने उसके बारे में मुझे बताया, मुझे लगा कि शायद वो मुझसे ही प्यार करता था, जिजीविशा ने कहा। अब सासू माँ ने भी उसकी बात को सुना और हंसते हुए बोली, नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। तुम तो इतने सारे लड़कों से घिरी हुई रहती हो, हर वक्त कोई ना कोई तुम्हारे साथ बना रहता है। ऐसे में कार्तिक तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? उसके दिल में तो मेरे जैसे ही कोई ईमानदार लड़की होगी ना। लकी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसके दिल में हंसी होने लगी। उससे अब जाकर समझ आया कि इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कार्तिक इन दोनों से ही प्यार करता था, और प्यार नहीं भी करता था। सिर्फ इस बात की वजह से दोनों के बीच में इस तरह के झगड़े हो गए, जानी दुश्मन बन गई दोनों एक दूसरे की। लकी की सासू माँ ने फिर से कहा, देखो, कार्तिक के दिल में चाहे जो कुछ चल रहा हो, लेकिन फिर भी वो लड़की हम दोनों में से ही कोई एक थी, या तो तुम या फिर मैं। ये भी हो सकता था कि वो हम दोनों से प्यार करता हो, लेकिन वो हमसे ना बोले क्योंकि वो नाराज ना करना चाहता हो हमें। मैं इस समस्या को ना आज ही खत्म कर दूंगी। मैं उसके पास जाऊंगी और उससे कहती हूँ कि तुम तो पहले ही मर चुकी हो। अब ऐसे में कार्तिक के पास मेरे साथ में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। साली चुड़ैल, मैं नहीं, तू मरेगी। जिजीविशा को गुस्सा आ गया, लेकिन उससे पहले ही सासू माँ ने जिजीविशा की तरफ अपना हाथ दिखा दिया था। इसके बाद उन लड़कियों ने जिजीविशा के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उन सब ने उसे अपनी हथेली से काबू में करना शुरू कर दिया और इधर से उठाकर दूसरी तरफ पटकने लगी। उन सब की ताकत जिजीविशा से ज्यादा थी। अगर ऐसे में जिजीविशा के सिर पर जरा सा भी चोट लगता तो शायद वो मर सकती थी। लकी, टेक्निक नंबर 14। इतने में जिजीविशा ने चिल्लाते हुए कहा। लकी ये सुनते ही दंग रह गया। वो खुले हुए मुंह से उसे देख रहा था और ये सोच रहा था कि वो सबसे खतरनाक दाव लगाने जा रहा था, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। जिजीविशा की आवाज उसके कानों तक पहुंच चुकी थी और अब उसका हुक्म मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा बाकी नहीं रह गया। लकी ने तुरंत अपना बायां हाथ उठाया और उस हथेली पर मार दिया। उसके साथ ही जिजीविशा को भी वक्त मिला और उसने भी सासू माँ के ऊपर हमला बोल दिया। उसके वार में अब की बार सासू माँ पीछे की तरफ जा गई। वो लकी का ये रूप देखकर हैरान थी। जिजीविशा, चल आज मैं भी देखती हूँ कि हम दोनों में कौन जिंदा रहने वाला है, तू या मैं। रीना। जैसे ही सासू माँ ने आवाज लगाई तो बाकी लड़कियां उन्हें संभालने के लिए आगे आने लगी। आपने मेरी सासू माँ के ऊपर हमला किया तो कैसे किया? लकी ने जिजीविशा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। तुमने देखा नहीं, अभी वो मुझे किस तरह से मार रही थी। अब उसकी जैसी करनी थी वैसी ही तो भरनी मिलेगी ना, इसमें बुराई क्या है? लकी ने पहले जिजीविशा को देखा और फिर अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए बोला, अरे मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आप ये लड़ाई मत करो, मत शुरू करो। ये आप दोनों को कितनी ज्यादा चोट लग गई है और अगर ऐसे में आप और तो ये लड़ती रही तो आप दोनों को चोटें आएंगी और बहुत ज्यादा गहरी चोटें आ जाएंगी। दोनों में से कोई भी मर सकता है। कुमारी ने भी लकी की बात को सपोर्ट किया और कहा, जाने दो ना रानी साहिबा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलो हम वापस अपने देश चलते हैं और वहां पर जाकर मैं सबसे पहले आपका इलाज करूंगी। इधर बाकी लड़कियों ने भी लकी की सासू माँ से कहा, गुरुमा, हमारे लिए भी आपका शरीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आप ठीक हो जाओगी तो उसके बाद निपट लेंगे ना इनसे। हाँ गुरुमा, रानी ठीक कह रही है, हमें अगले मौके का आने का इंतजार करना चाहिए। नहीं, मैं आज की आज ही से खत्म कर दूंगी। इतने में लकी की सासू माँ ने उन लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने लकी की तरफ देखा और कहा, लकी, जब तुम दिल्ली में रह रहे थे तब तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी ना, तुम मेरी बातें मानते थे। अब मेरी आखिरी बात भी मानो, अगर मेरे लिए तुम इसे मारने में मदद करोगे ना तो मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दूंगी। लकी ये सुनते ही उसकी तरफ देख रहा था। क्या लकी सच में जिजीविशा को मार देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। परिणीता और जिजीविषा एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। उन दोनों के बीच का युद्ध इतना भीषण हो गया कि दोनों के मुंह से खून निकलने लगा। लकी से यह देखा नहीं जा रहा था। वो बस यही चाह रहा था कि उन दोनों के बीच की लड़ाई रुक जाए। उसने उनकी लड़ाई के पीछे का कारण भी जान लिया था और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों सुनने को तैयार ही नहीं थे। बाकी सब लोग भी उन्हें समझा रहे थे, लेकिन परिणीता थी कि उनकी बात सुनने को राजी नहीं थी। उसने लकी की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी, सब सिखा दूंगी, तुम्हें अपनी गद्दी तक दे दूंगी। तुम मेरे आश्रम के राजा बनकर उस गद्दी पर बैठोगे। आगे से वहां पर सिर्फ तुम्हारा राज होगा। जैसे ही परिणीता ने इतना भर कहा, उसके बाद उसने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी थी उसे उतारकर उसने लकी की दिशा में बढ़ा दिया। ये तो वही अंगूठी थी जिसका इस्तेमाल उसने दिल्ली में अपनी उंगली में धागा बांधने के लिए किया था। लकी ने उसकी अंगूठी तो ले ली, लेकिन उसने बहुत ही शर्म से उसे देखा और कहा, सासू मां, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं जिजीविषा से नहीं लड़ पाऊंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें मालूम भी है कि मेरे स्किल इस जिजीविषा से कितने ज्यादा अच्छे हैं। जो आश्रम मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वो सबसे बड़ा आश्रम है और वहां पर 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। फिर तुम्हें मेरी मदद करने में क्या जा रहा है? तुम्हारे क्या कान खराब है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि तुम लकी को जो ऑफर दे रही हो, लकी उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी आश्रम में जाकर बैठेगा, वहां के लोगों की सेवा करेगा? लकी, ये सब बेकार की बातें हैं। इतने में जिजीविषा ने बीच में आते हुए कहा। उसके बाद उसने लकी को देखा और बोली, लकी, तुम्हें इस बूढ़ी की बात सुनने की ना कोई जरूरत नहीं है। वो जिस तरह का मार्शल आर्ट्स जानती है ना, उसी तरह का मार्शल आर्ट्स मैं भी जानती हूँ। तुम अगर मेरे साथ में आओगे तो हम दोनों ही मिलकर इस बुढ़िया को तो हरा देंगे। जब मैं इसे खत्म कर दूंगी ना, तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने पति से बुलवा कर वहां पर मंत्री बनवा दूंगी। मेरे देश में ढेर सारा पैसा है, तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी आराम से बैठकर खाएंगे। वहां पर ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियां भी हैं लकी। इतने में लकी ने जिजीविषा की तरफ देखा और नाम में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं आपकी इस चीज में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई हो। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही सही सलामत रहो। क्या? ये सब क्या कह रहे हो? इसका मतलब मैंने तुम्हें इतने दिनों तक जो कुछ सिखाया सब बेकार चला जाएगा? जितना मैंने तुम्हें सिखाया उतना तो तुम्हें और कोई सिखाने वाला भी नहीं था। तो फिर इस तरह की बात कैसे कर सकते हो तुम? मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसकी कीमत तो तुम्हें वापस चुकानी पड़ेगी लकी। जिजीविषा ने लकी के ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो उसके ऊपर पूरी तरीके से बेभर गई थी और उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में सासू मां ने हंसते हुए देखा और आगे कहा, तुमने इसे जो भी सिखाया है ना, वो कोई पट्टी काम नहीं आने वाली। एक बात याद रखना कि इस लड़के से पहले मैं मिली थी। मैंने इसकी जान बचाई थी और इसकी कीमत इससे पहले मुझे चुकानी होगी। तुम मरोगी, बिल्कुल मरोगी, मैं वादा करती हूं, क्योंकि लकी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। जैसे ही उसने इतना भर कहा, उसके बाद लकी की सासू मां फिर से खड़ी हो गई। बाकी चारों लड़कियां भी उसके पास में आकर खड़ी हो गई और वो सभी एक साथ ही जिजीविषा की तरफ दौड़ने लगे। साली, अभी पता चल जाएगा कि कौन मारने वाला है और कौन मरने वाला है। इतने में जिजीविषा ने भी अपनी जगह पर से खड़े होते हुए कहा। इसके बाद वो तुरंत अपनी जगह पर से उछली और सीधी एक सफेद परछाई बन गई और पलक झपकते ही सासू मां की लाल परछाई बन गई। अब दोनों परछाई आपस में लड़े जा रहे थे। लकी इधर बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहा था। उसने देखा कि वो दोनों ही औरतें बुरी तरीके से घायल हो गई। अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोई भारी वार कर देता ना, तो कोई भी मर सकता था। जैसे ही लकी के दिमाग में यह ख्याल आया तो लकी भी उनकी लड़ाई के बीच में कूद गया। उसने अपनी सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने कसम खा ली थी कि वो दोनों को आगे अब लड़ने नहीं देगा। इधर सासू मां और जिजीविषा की उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी और वो एक दूसरे को धक्का देने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही लकी ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, तो लकी ने अपनी तरफ से एक दाव लगाया। उसने सासू मां को एक तरफ धकेल दिया। तो अब तुम इसकी मदद करोगे? मुझे भूल गए तुम? सासू मां ने गुस्से में लकी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उसने इतना कहा तो लकी ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई। उसका असली गुस्सा तो लकी की आंखों के सामने अब आया था। जिजीविषा ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसने अपने सफेद लबादे की आस्तीन चढ़ा ली। उसके बाद वो सासू मां के ऊपर ऐसे टूट पड़ी जैसे कोई सांप हो। वो उसे डसने ही वाली थी
लकी ने फिर उसे देखा और वो हराई हो गया था। उसे लग रहा था कि जिजीविशा उसे खत्म कर देना चाहती थी, इसलिए लकी ने फिर से उसके ऊपर वार किया और उसने उसे रोक दिया। उसने उसके दोनों हाथों को रोक दिया और फिर झटके से उसे पीछे धकेल दिया। ना तो तुम उसकी मदद कर रहे हो, ना ही मेरी मदद कर रहे हो, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? निकल जाओ यहां से, शांति से लड़ने दो हमें, उसने फिर से गुस्से में कहा। लकी ने भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया था कि उसकी स्किल इतनी अच्छी नहीं थी कि जितनी उन दोनों की थी, लेकिन लकी की किस्मत इसलिए अच्छी थी क्योंकि उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग गई और वो थक गई। लकी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो बीच में ही कूद गया, लेकिन फिर भी उसने इन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसने उन दोनों को गुस्सा दिला दिया था और वो दोनों ही लकी के खिलाफ हो गए। वो लकी के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने लकी को ही एक दांव में चिट करने की ठान ली थी। लकी ने पाया कि उसके पैरों के नीचे जो पानी था वो अब उसके घुटनों तक आने लगा था और वो भी ज्यादा गहराता जा रहा था। इधर वो दोनों ही लहूलुहान हुई पड़ी थी। इतने देर तक एक दूसरे से लड़ने के बाद दोनों ही थक गए थे। अब वो पानी में थे और उन्हें और ज्यादा थकान चढ़ गई, लेकिन फिर भी उन दोनों के दिल में जो एक दूसरे को मारने की इच्छा थी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सासू मां इस बात को जानती थी कि वो जिजीविशा के ऊपर जो भी वार करने वाली थी, इसके बीच लकी आकर उसे बचा लेता। फिर उसने उधर इधर देखा और अपने आप से कहा, मैं इस साली को ना अपने अंदरूनी ताकत से निपटा देती हूँ, एक ही बार में खेल खत्म इसका। इतना बार सोचने के बाद ही उसने अपनी अंदरूनी ताकत को जगा लिया और वो जिजीविशा से इस ताकत के जरिए ही लड़ने लगी। लेकिन जैसा कि उसे शक था, लकी ने उसके इस वार को भी बीच में ही रोक दिया। वो उसके ऊपर कोई आंच तक नहीं आने दे रहा था। इधर से उसने अपनी सासू मां के हमले को रोक दिया तो इधर से उसने जिजीविशा के हमले को भी रोक दिया। वो दोनों के हमले को अपने ऊपर झेले जा रहा था। जिजीविशा अपना हाथ हटा लेना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली किसी चिपचिपे से पदार्थ से चिपक गई। फिर उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि लकी के शरीर में से किसी तरह का कोई फोर्स आ रहा था और वो उसकी हथेली की तरफ जा रहा था। जिजीविशा अब लापरवाह नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने भी लकी को रोकने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर वो इस वक्त लकी की सासू मां से हार जाती तो उसे हार माननी पड़ जाती और वो ये नहीं चाहती थी। दोनों ही लकी के शरीर और उसके मन को अपनी ताकत के बीच में पीसना शुरू कर चुके थे। लकी इन दोनों के बीच में किसी घड़े की तरह हो गया। उसके शरीर में ज्यादा और अंदरूनी ताकत दाखिल होने लगे, लेकिन लकी के पास में इन ताकतों से लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बस दोनों तरफ से आग घुसे जा रही थी। लकी के शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था। उसके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी और अब उसका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में ये सब हो क्या रहा था। लकी के पैर ढीले पड़ने लगे और वो धीरे धीरे नीचे बैठ गया। इधर जिजीविशा और परिणीता भी उसके साथ में नीचे बैठ गए। भले ही वो जानते थे कि उन दोनों की ताकतों की वजह से बेचारे लकी की जान जा सकती थी, पर फिर भी वो दोनों इस हाल में फंस गए थे कि जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते। ये निकल पाना बहुत मुश्किल था उनके लिए। ना दोनों ही हाथ हटा सकते थे और ना ही दोनों हार मान सकते थे, लेकिन उन दोनों के दिल में एक बात चल रही थी। वो दोनों सोच रही थी कि अगर उन दोनों में से कोई भी एक जल्दी मर जाए तो उन्हें किसी बात का मलाल नहीं रहने वाला। इधर कुमारी, वो चारों लड़कियां और राजा जो सीधे झील के किनारे दौड़ कर आ गया। जैसे ही वो लोग लकी और बाकी लोगों के पास आए तो उन्होंने देखा कि झील का पानी भी अब गर्म हो गया और वो जितना लकी के पास जा रहे थे उतना ही उन्हें पानी गर्म महसूस हो रहा था। कुमारी झील में लकी के पास आ गई। वहां पर पानी का तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास आ गया। कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये आदमी रानी साहिबा की और सासू मां की अंदरूनी ताकत को नहीं झेल सकता। ये शक्ति उसके शरीर को खाए जा रही है। इसका दिल अंदर से जल जाएगा, इसके फेफड़े जल जाएंगे, संभालो इसको। इधर राजा भी जिजीविशा को लेकर परेशान हो गया। उनकी घबराहट उनकी आंखों में नजर आ रही थी। उनका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाएं और रानी साहिबा को पीछे खींच ले। इतने में कुमारी ने राजा को उसी की भाषा में समझाते हुए कहा, नहीं राजा जी, ऐसा मत कीजिएगा। रानी साहिबा अपने ही ताकत की वजह से बंधी हुई है। ऐसे में आप उन्हें खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें हाथ लगाएंगे ना तो उल्टा आपको ही चोट लग जाएगी। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर गुस्सा आने लगा। उसने अपनी ही भाषा में कुमारी से कहा, तो फिर मैं अपनी रानी को कैसे बचा सकता हूं? उधर राजा कुमारी से बात कर रहा था और इधर वो चारों लड़कियां सासू मां के पास में बैठी थी। वो सभी अपनी सासू मां को उठाने की कोशिश कर रही थी। उनके लिए परिणीता सिर्फ गुरु मां नहीं थी, बल्कि वो उनके लिए उनकी मां की जैसी थी। इधर कुमारी भी पानी में खड़ी थी। उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अचानक से उसने अपना सिर उठाया और लकी की तरफ देखते हुए बोली, लकी,
मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकती हूँ जिससे तुम इस फोर्स से बाहर निकल सकते हो। अब जैसा कह रही हूँ वैसा करो। लकी के शरीर में ढेर सारी गर्मी जमा हो गई। उसका शरीर भीतर से बहुत गर्म होने लगा था। वो अपना शरीर ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। इसके लिए ये बहुत बुरे सपने से कम नहीं था। वो अपना अंगूठा तक हिला नहीं पा रहा था, लेकिन उसे सुनाई सब दे रहा था, साथ ही उसे सब समझ भी आ रहा था। जैसे ही उसने सुना कि कुमारी उसे कुछ सिखाने की बात कर रही थी तो लकी ये सुनकर खुश हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी को कुमारी बचा लेती या इतनी गर्मी से उसका शरीर फट जाता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सबलीन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। एक तरफ परिणीता उसे मदद मांगने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ जिजीविषा भी उसे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन लकी दोनों में से किसी भी तरफ झुकने के लिए राजी नहीं था। वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा था, लेकिन उन दोनों की शक्तियों की वजह से लकी का शरीर गर्म होने लगा। कुमारी लकी को ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने लकी को बचाने के लिए उसको एक तरकीब सिखानी शुरू कर दी। लकी सुनकर खुश हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अगले ही पल में फट सकता था। चाहे कुमारी का कोई भी तरीका हो, चाहे उसके ऊपर कोई असर हो या ना हो, लेकिन लकी फिर भी इस तरह से मरना नहीं चाहता था। कुमारी ने फिर से लकी से कहा, चलो मैं शुरू कर रही हूं। तुम अपना दिल खुला रखना लकी, और ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर तुम्हें सांस नहीं आ रही है, तुम लकी और उसकी आत्मा को एक साथ जोड़ दो। कुमारी जब से छोटी थी तब से ही वो रानी साहिबा के साथ में थी, और रानी साहिबा ने उसे मार्शल आर्ट्स भी सिखाया था। वो थोड़ी बहुत सब कुछ जान गई थी। पिछले 20 सालों में भले ही कुमारी की मार्शल आर्ट्स बहुत कमजोर हो गई और उसने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत कुछ याद था। जैसे ही लकी ने कुमारी की बात सुनी तो लकी ने भी उसकी टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने लकी की आत्मा के दिल को और उसके खून को जोड़ दिया, और वो अपनी ताकत से उसके खून से इन दोनों ताकतों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके शुरुआत के 2 प्रयास तो खराब रहे, उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी बार कोशिश की तो लकी को एहसास हुआ कि उसने लकी के शरीर में जो शक्तियां चल रही थी वो धीरे धीरे घुलनी शुरू हो गई। लकी के शरीर की हालत अब और ज्यादा ठीक नजर आने लगी। उसे अचानक से अपने अंदर जान महसूस होने लगी, और अब वो कुमारी की बात को बहुत ध्यान से सुनने लगा। इधर कुमारी ने उसकी सासू माँ और जिजीविषा की सारी शक्तियों को ठीक कर दिया। इधर रीना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सासू माँ, आपका चेहरा वो जल जाएगा। आप तुरंत जिजीविषा से बात करो और जल्द से जल्द दोनों अपना एक हाथ हटा लो, वरना आप दोनों ही कुछ ना कुछ जल जाओगे यार। लकी ने ठीक इतनी ही सी देर में उसे देख लिया था। उसने एक बार के लिए सासू माँ को देखा और वो हैरान हो गया। उसने देखा कि उसकी सासू माँ का चेहरा बदलता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लकी सिर्फ उसे 10 सेकंड के लिए ही देख पाया, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 4 या 5 साल की थी। इतने में उसने देखा कि राजा बहुत जोर से चिल्ला रहा था और उसे उसके 2 बॉडीगार्ड ने पकड़ रखा था। लकी इधर फिर से पानी की तरफ देखने लगा और उसने देखा कि उसकी सासू माँ के चेहरे पर कोई खून नजर नहीं आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके होठ का रंग गायब हो गया था। उसका सिर थोड़ा सा गर्म हो गया, उसका चेहरा कमजोर पड़ गया था। ठीक इसी वक्त लकी को भी ऐसा लगने लगा कि लकी के शरीर की ताकत अब कम हुई और अब वो किसी भी पल गायब होने वाली थी। अब दारोमदार दोनों के ऊपर इस बात को लेकर था कि वो दोनों ही आपस में सुलह कर लें, लेकिन वो दोनों ही इस चीज के लिए राजी तो नजर नहीं आ रहे थे। उन दोनों को बस एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे की दुश्मनी नजर आ रही थी। वो एक दूसरे की जानी दुश्मन बने हुए थे और एक दूसरे को मार देना चाहते थे। अब उनकी लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई थी। वो दोनों ही दूसरे को मरता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए वो दोनों ही अभी भी लकी के शरीर के अंदर अपनी अपनी शक्तियां डाले जा रही थी। अब ऐसे में लकी का दिल कितना घबरा रहा था ये बात सिर्फ लकी ही समझ सकता था। चाहे उसे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को कोई नुकसान नहीं होने देना चाहता था। लेकिन अब उसके शरीर में इतनी जान नहीं बाकी थी कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल और ज्यादा कर सके। जैसे उसकी नजर उसकी सासू माँ की तरफ गई तो उसने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद और ठंडा हो गया। वो दोनों ही अब अपनी अंदरूनी शक्तियां खोने के कगार पर आ गए। वो दोनों ही अब और जोर नहीं लगा पा रही थी। उन दोनों की हथेलियां नीचे गिरने वाली थी और वो किसी भी पल में पानी में नीचे गिरने वाली थी। लकी का शरीर भी अब उन दोनों की ताकत झेल नहीं सकता था और अचानक से वो गायब हो गया था। जैसे ही लकी के शरीर में वो दबाव आया तो उसे ऐसा लगा कि अचानक से दोनों ताकतें एक दूसरे से टकरा गईं और फिर एक दूसरे को पार कर गईं। उस टक्कर को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलते हुए तेल में पानी डाल दिया।
लकी को जैसे किसी ने 1000 वोल्ट का झटका दे दिया और उसके दिमाग में मक्खियां जोर जोर से भिननाने लगी। वो उसे ऐसे देखते ही सन्न रह गया और सीधा पानी में जाकर गिर गया। इधर कुमारी भी उसके पीछे पानी में भाग गई और उसने अपनी सारी जान लगा दी, लेकिन वो लकी को अपने साथ खींचकर किनारे तक नहीं ले आई। वो सिर्फ तैरते हुए लकी के शरीर को पकड़ पा रही थी। उसने उसे बस डूबने से बचा लिया। लकी, लकी, कुमारी ने लकी को आवाज देते हुए कहा। लकी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि कुमारी ने उसके शरीर को सहारा दिया हुआ था। वो ये देखकर काफी अच्छा महसूस कर रहा था और कुमारी के लिए उसका दिल भर आया। वो तुरंत किनारे के पास आया और फिर बोला, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया कुमारी, अब मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। तुम सच में ठीक हो ना लकी? कुमारी ने फिर से पूछा तो लकी ने हाँ कर दी। लकी को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में अभी तक जो ताकतें चल रही थी वो एक दूसरे से लड़ रही थी और अब वो गायब हो गई। उसे अपने शरीर में अब वो गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अभी भी उन दोनों शक्तियों ने एक दूसरे से टकराना बंद नहीं किया था। लकी अब किनारे पर खड़ा हो गया था और वो अभी भी कुमारी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुमारी ने भी लकी को देखकर राहत की सांस ली और उसके बाद वो फिर से किनारे के पास आ गई। तब तक सासुमा और जिजीविशा भी थक गए थे। सासुमा की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे तो चारों लड़कियां अपने हाथों में उठाकर बड़ी मुश्किल से किनारे पर लेकर आई थी। इधर राजा ने भी अपनी आदमियों की मदद से जिजीविशा को उठा लिया और उसे अपने साथ में किनारे पर ले आया। कुमारी भी भागते हुए अपनी रानी साहिबा के पास में आई और बोली, रानी साहिबा। लकी ने भी तुरंत किनारे से उन दोनों की तरफ भागने लगा, लेकिन अब उसे अपने आप में काफी हल्का महसूस हो रहा था और उसका शरीर बहुत शांत हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नदी में तुरंत नहाकर निकला हो। वो काफी ताजा महसूस कर रहा था। लकी ने उन्हें देखा और कहा, सासुमा जी, जिजीविशा जी, अब दोनों ठीक तो हो? जल्दी से कोई एम्बुलेंस को फोन लगाओ, हमें इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल चलना होगा। लेकिन लकी की सासुमा की हालत तो हॉस्पिटल जाने जैसी लग ही नहीं रही थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल में दम तोड़ सकती थी। उसे अभी भी उन चारों लड़कियों ने घेरा हुआ था और वो बहुत मुश्किल से बोली, अबे साले, तूने तो हम दोनों की हालत खराब कर दी। मैंने आज तक ना इस दुनिया में तुझसे बेकार इंसान नहीं देखा। तू आदमी है या क्या यार? कितनी बुरी किस्मत लेकर तू आया है। तूने मेरे और इस डायन की सारी ताकत अपने अंदर ले ली, फिर भी ऐसे खड़ा है। लेकिन मैं तुझे फिर से याद दिलाना चाहती हूँ जो मैंने पहले कहा था, जो मैं कह रही थी, उसे भूलना मत। मेरा आश्रम चलने का न्योता अभी भी तेरे हाथ में है। अगर तुझे वो न्योता पसंद आता है तो तू उसे एक्सेप्ट कर सकता है, तभी मैं तुझे यहां से जाने दूंगी, वरना मैं तुझे भूत बना दूंगी। सुन रहा है ना तू मेरी बात? इतना कहने के बाद में उसे खांसी आ गई। वो बहुत जोर जोर से खांस रही थी। लकी को उसकी बात सुनकर डर लगने लगा। उसका गुस्सा सच में बहुत खतरनाक था। उधर वो रानी अभी भी राजा की बाहों में पड़ी हुई थी और उसकी आंखें भी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। उसने बहुत ही छीनी सी मुस्कान के साथ में लकी को देखा और कहा, लकी, क्या तुम अब मुझे अपना गुरु मानना बंद कर दोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपको अभी भी अपना गुरु मानता हूं, लकी ने कहा। वो जिजीविशा की आंखों में देख रहा था जो एक अजीब तरह की उदासी से भर आई थी। उसने फिर से लकी की तरफ देखा और बोली, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर उसने धीरे से कुमारी का हाथ अपने हाथ में लिया और लकी की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे आने का ना पिछले 10 साल से इंतजार कर रही थी। अगर मैं यहां से चली गई तो यहां पर इसका और कोई रिश्तेदार बचेगा नहीं। मेरे लिए तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगे ना? ये सुनते ही कुमारी की आंखों से आंसू आने लगे। उसने रानी साहिबा की तरफ देखा और कहा, नहीं रानी साहिबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मैं आपके साथ में आऊंगी। आप जहां जाओगी मैं आपके साथ में आऊंगी। इतने में लकी ने भी रानी साहिबा की तरफ देखा और कहा, आप चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सुनकर रानी खुश हो गई और वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश इस वक्त वो बूढ़ी नजर आ रही थी। वो जोर जोर से हंस रही थी और हंसते हुए बोली, साली चुड़ैल, अगर मर गई ना तो मेरी तो मौज हो जाएगी। जैसे ही तू मरेगी ना उसके बाद मैं सीधा कार्तिक के पास चली जाऊंगी और वहां पर अपन दोनों आगे की जिंदगी ना खुशी खुशी एक साथ बिताएंगे। अच्छा, अपनी उम्र देखी है? तू कम से कम 70-80 साल की दिखाई दे रही है। कार्तिक तुम्हें इस हाल में तो कभी भी पसंद नहीं करने वाला। वैसे भी उसके दिल पर ना मेरा राज चलता है। वो मुझे पसंद करता है और मरूंगी मैं नहीं बल्कि तुम। एक बार तुम मर जाओगे ना तो हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। नहीं, कार्तिकेय मुझे पसंद करता था। नहीं, कार्तिकेय मुझे पसंद करता था।
दोनों लोग इस तरह की बातें किए जा रहे थे। वो जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज थी कि ठीक से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ठीक एक ऐसे ही वक्त में दोनों की आवाज रुक गई, दोनों की सांस रुक गई थी और दोनों के दोनों ही मर गई थी। उन चारों लड़कियों ने सासू माँ के शरीर को नीचे जमीन पर रख दिया। चारों उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और वो उनके सामने 3 बार नीचे झुक गई। इधर राजा जी के हाथ में भी उनकी रानी की लाश थी। वो जोर जोर से रोए जा रहा था। कुमारी खुद भी रानी साहिबा के पास बैठी थी और रोए जा रही थी, बुरी तरीके से रो रही थी। लकी से भी अपना दुख रोका नहीं जा रहा था। वो खुद भी उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। ठीक इसी वक्त कहीं से सायरन बजने की आवाज आई। लकी ने देखा कि जयपुर पुलिस का चीफ सौरभ अपने साथ में 20 पुलिस वालों को लेकर दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा था। उसे इस होटल से कोई फोन आया था और वो सीधा भागता हुआ यहाँ आ गया। अब आगे क्या होने वाला था? रानी साहिबा की मौत पर राजा क्या करने वाले थे? और क्या सौरभ लकी को उठाकर थाने में बंद कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टबली में सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने उन दोनों युद्धों को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन उन दोनों की लड़ाई थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। उन दोनों शक्तियों की वजह से लकी की शरीर की हालत खराब हो गई, लेकिन इतने में कुमारी ने उसे बचा लिया। मगर जीजी विश और परिणीता एक दूसरे पर वार की वजह से नहीं बच पाए। वो दोनों ही झील के किनारे मर चुके थे। लकी, राजा, कुमारी और बाकी सभी लोग उनके आसपास बैठकर रोए जा रहे थे। ठीक तभी वहां पर पुलिस आ गई और उनके साथ में सौरभ भी था। उस होटल से किसी का फोन आया था। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसा तो उसने देखा कि वहां दरवाजे पर 2 लोग पड़े थे। अब उन्हें इस अचेत हालत में देखकर वो घबरा गया कि वो जिंदा थे या मर गए। फिर जैसे ही सौरभ अंदर आया और उसने देखा कि रानी भी राजा की बाहों में पड़ी थी, तो उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। उसने देखा कि रानी सांस तक नहीं ले रही थी और निढाल उसकी बाहों में पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। कौन हो तुम लोग? इतने में सौरभ ने उन चारों लड़कियों के ऊपर अपनी बंदूक तानते हुए कहा। उसने बंदूक लोड कर दी थी और वो गुस्से में उन्हें देखे जा रहा था। इधर जैसे ही राजा ने सौरभ की आवाज सुनी तो वो गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा और फिर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। ऐसे में होटल में जो ट्रांसलेटर था उसने राजा की बात का अनुवाद करते हुए सौरभ को कहा, राजा कह रहे हैं कि तुम लोगों ने आने में इतनी देर कैसे कर दी? ये सुनते ही सौरभ को पसीने छूटने लगे। उसे लग रहा था कि हो सकता था कि अब उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए सौरभ ने राजा को समझाते हुए कहा, राजा जी, आपको इन सब मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप यहां से बाहर निकल जाओ। आप यहां निकलोगे तो ठीक रहेगा, वरना आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। अगर ये मामला मंत्रालय के सामने चला गया तो हम सब के लिए दिक्कत हो जाएगी। सौरभ खुद राजा को आगाह तो कर रहा था, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मामले से निपटे कैसे। इतने में राजा के अनुवादक ने फिर से सौरभ की तरफ देखा और कहा, राजा कह रहे हैं कि वो यहां से कहीं नहीं जाने वाले। वो खुद इस मामले की जांच करना चाहते हैं और उनका कहना है कि बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। राजा सौरभ को घूरते हुए देखे जा रहा था। सौरभ को पता नहीं मामला क्या था, इसलिए उसे एक बार के लिए लगा कि यहां से निकल जाना ही ठीक रहेगा। इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और अपने आदमियों को हाथ से इशारा करते हुए बाहर ले गया। आखिर में वो खुद भी बाहर आ गया। अब इधर जब राजा को पता चल गया कि रानी की मौत हो गई थी तो राजा के पास में उसे अपने देश ले जाने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। रानी ने पहले से ही राजा से ये बात कह रखी थी कि जिस दिन भी वो मरे तो उसका अंतिम संस्कार उसके देश में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी उसे माफ नहीं करने वाली थी। अब राजा, जो कि रानी को किसी देवी से कम नहीं मानता था, वो रानी की कही बात को ठुकरा नहीं सकता था। इधर वो चारों लड़कियां भी अपनी जगह पर से खड़ी हुई और लकी के पास में आ गई। जैसे ही वो लकी के पास में आई तो लकी उन्हें देखकर एक बार के लिए तो घबरा गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि वो लड़कियां उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा वो तो उसके पैरों में गिर गई। उन चारों ने लकी के पैरों में ढोंग लगाया और बोली, महाराज, आज से आप ही हमारे गुरु हैं और आपकी आज्ञा हमारे लिए पत्थर की लकीर। लकी ये सुनकर दंग हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़कियां उससे
इस तरह की बात क्यों कर रही थी? अभी तो वो उसकी जान लेने पर उतारू थी और अब तो वो उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। लेकिन फिर से अचानक से अपनी सासू माँ की कही बात उसे याद आई। उसकी सासू माँ ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसकी मदद करता तो वो अपना आश्रम उसे देने वाली थी। हालांकि लकी ने अपना वादा तो पूरा नहीं किया, लेकिन वो उसकी सासू माँ से लड़ा भी तो नहीं था। लकी उन लड़कियों को बस देखे जा रहा था। उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो उन लड़कियों का गुरु बने या उस आश्रम को संभाले। लेकिन अब जब उसकी सासू माँ मर गई तो उसके पास में और कोई चारा भी तो नहीं बचा। उसे लग रहा था कि अगर वो खुद इस आश्रम का गुरु बनता तो शायद आश्रम का कुछ भला हो सकता था। इसलिए उसने उन लड़कियों की तरफ देखा और कहा, देखो, मुझे इस बारे में तो कोई जानकारी है नहीं कि तुम लोगों के आश्रम में काम कैसे होता है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आश्रम में गुरु का क्या काम होता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सासू माँ का अपना कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि इनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मुझे अपने सिर पर लेनी पड़ेगी। मैं इनके दाह संस्कार का इंतजाम करता हूँ। ये सुनते ही चारों लड़कियां एक दूसरे की दिशा में देखने लगी। उन्हें भी याद नहीं था कि गुरु के मरने के बाद में क्या किया जाता था, क्या कार्यक्रम होते थे, विधि क्या थी। इस बात का कोई उन्हें अंदाजा ही नहीं था। लेकिन अब जब लकी नया गुरु हो गया था तो वो जो कर रहा था उसे सब लोगों के लिए सुनना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद लकी उन सब से नाराज हो सकता था और उन्हें आश्रम से निकाल सकता था। इसलिए रानी ने चारों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, गुरु की आज्ञा हमारे लिए पत्थर की लकीर है। जय गुरुदेव। लकी ने फौरन शमशान में फोन किया और दाह संस्कार के लिए गाड़ी मंगवा ली। सब लोगों ने सासू माँ की लाश को उस गाड़ी में डाल दिया। इधर जैसे ही जाते जाते लकी की नजर जीजीविशा के शव के ऊपर पड़ी तो वो बिलखने लगा। उसे जीजीविशा के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। वो उन्हें याद कर करके अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था। वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से लकी ने अपने आंसू पोंछे और वहां से निकल पाया। उन चारों लड़कियों ने उसे वहां से निकालने में उसकी मदद की। वो चारों के साथ में एक शमशान घाट पर आया और सारी तैयारियां होने के बाद में उन्होंने सासू माँ को जला दिया। फिर अगले दिन उनकी राख लेकर वहां से निकल गए। उन्होंने उस राख को नदी में अर्पण कर दिया। उन चारों लड़कियों को सिर्फ रोना आ रहा था। अपनी गुरु माँ को याद करके वो हर पल रोई जा रही थी और वो चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपनी माँ की मौत हो गई थी। ये सब काम करते हुए कब शाम हो गए पता नहीं चला। लकी कब नदी से निकलकर वापस आया तो उन लड़कियों ने उन्हें देखा और कहा, अब तो मैं वापस अपने कॉलेज जा रहा हूं, तुम सब कहां जाने वाली हो? ये सुनते ही एक बार के लिए वो चारों लड़कियां घबरा गई। फिर उन्होंने लकी की तरफ देखा और कहा, गुरुदेव, क्या आपको हमारी जरूरत है? आप चाहें तो हम आपकी चाकरी कर सकते हैं। हम गुरु माँ की भी चाकरी किया करते थे। बाद में भले ही वो अकेले ही अपना सारा काम करने लगी, लेकिन जब तक वो आश्रम में थी तब तक हम उनकी चाकरी किया करती। ऐसे में अगर आप कहेंगे तो हम लोग आपकी भी चाकरी करने के लिए तैयार हैं। लकी ये सुनकर थोड़ा हिल गया। वो उन्हें अपना नौकर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने उन चारों की तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे तुम चारों की चाकरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहता हूं और आज से मेरा ये आदेश है कि तुम्हें ना तो मेरी चाकरी करने की जरूरत है, बल्कि तुम्हें तो किसी की भी चाकरी करने की जरूरत नहीं है। ये जो अंगूठी है जिसे सिर्फ तुम्हारे गुरु पहन सकते हैं, ये आज से मैं तुम्हें देता हूं। आज से तुम सब आजाद हो। लकी ने कहा और उस अंगूठी को उतारने लगा जो उसे उसकी सासू माँ ने उसे दी थी। जैसे ही वो उसे खोलने वाला था कि इतने में उन चारों लड़कियों ने लकी से कहा, अरे नहीं गुरुदेव, ये करना पाप है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप भूल गए कि आपने पिछले गुरु से क्या वादा किया था? गुरुदेव, आपको हमारी गुरु माँ ने चुना है, इसलिए आपके हाथ में ये अंगूठी भी दी गई है। अब ऐसे में अगर आप ये उतार देंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। वैसे भी आप गुरु हैं और अगर गुरु नहीं रहेंगे तो हम सब आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही चारों लड़कियों ने इतनी बात कही तो फिर से उनकी आंखों से आंसू उतर आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी ऐसा क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था वो ऐसा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे इस हाल में क्या करना चाहिए। हालांकि वो उनका गुरु नहीं होना चाहता था, लेकिन वो उनके दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। इसलिए उसने फिर से उन लड़कियों की तरफ देखा और कहा, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मेरे कमरे में पहले से ही 4 लोग रहते हैं।
ऐसे में मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कैसे जा सकता हूं? तुम लोग मेरे पीछे आकर करोगे तो क्या करोगे? अगर मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो शायद मैं तुम्हें अपने साथ रख भी लेता, लेकिन अपने हॉस्टल के बाहर कमरा भी ले सकूं इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। मेरी जेब में अभी सिर्फ 100 रुपए रखे हुए हैं। जैसे ही चारों ने यह बात सुनी तो उनका सारा दुख एक बार में गायब हो गया। उनमें से एक लड़की ने लकी को देखा और कहा, गुरुदेव, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास तो पैसे है ना। आप चाहें तो हम आपको पैसे दे सकते हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? हमारे पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन अभी हम यहां पर ज्यादा पैसा लेकर नहीं आए। अभी हमारे पास में 20 करोड़ के आसपास रखे हुए हैं। हम इतने पैसों में तो जयपुर में ढेर सारे बंगले ले सकते हैं। अगर गुरुदेव आपको लगता है कि इतना पैसा भी कम है और आपको और भी पैसों की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। हम अभी अपने श्रद्धालुओं को अपने आश्रम पर बुला लेते हैं। आप उनसे जितने पैसे देने के लिए कहोगे ना, वो लोग उतना पैसा आपको दे देंगे। पैसों के अलावा अगर आपको और किसी चीज की जरूरत है तो वो भी आपको दे देंगे। उन लड़कियों ने कहा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। उसकी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा था, क्या दिखा रही थी जिंदगी उसे। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लकी सोचता कुछ और था, उसके साथ हो कुछ और जाता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि इतनी छोटी लड़कियों के पास में इतने सारे पैसे होंगे। इसके अलावा उसने कभी नहीं सोचा कि वो इस तरह किसी आश्रम का गुरु बन जाएगा। अब लकी को लग रहा था कि उसे हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन साथ ही इस आश्रम के पीछे का खेल भी समझना चाहिए था लकी को। इसलिए लकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम लोग एक काम करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर एक बढ़िया सा बंगला खरीद लेते हैं। चारों लड़कियां ये सुनते ही खुश हो गई कि उनके गुरुदेव उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। इसलिए उन चारों लड़कियों ने एक सुर में नारा लगाते हुए कहा, गुरुदेव की आज्ञा हमारे लिए पत्थर की लकीर है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी उस आश्रम का गुरु हो जाता? अब उसकी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दोनों की मौत हो जाने के बाद में वहां पर पुलिस आ गई, लेकिन राजा ने पुलिस को वहां से भगा दिया। वो जीजी विशा को अपने साथ में अपने देश ले जाना चाहता था। इधर लकी भी अपनी सासू मां को अपने साथ ले आया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो बाकी लड़कियां लकी को ही अपना गुरु मान चुकी थी, पर लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन लड़कियों को अपने साथ में कैसे रख सकता था। जब लड़कियों ने उसे बताया कि उनके पास ढेर सारा पैसा था तो लकी खुश हो गया और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर एक बंगला लेने वाला था। लकी उन लड़कियों के साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर एक प्रॉपर्टी डीलर के पास आ गया और सीधा उनके ऑफिस में दाखिल हो गया। शाम होने की वजह से उन सब लोगों के घर जाने का टाइम हो गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लकी को देखा तो वो एक बार के लिए रुक गए। उनके साथ में जो लड़कियां थी वो काफी सुंदर थी, लेकिन लकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किस तरह का आदमी उन लड़कियों के साथ में आ गया। उन्हें लकी में कोई दिलचस्पी थी नहीं। उन्हें किसी भी हाल में इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी जैसा फटीचर आदमी उसके साथ में आई हुई ये बच्चों जैसी लड़कियां उनका बंगला खरीद सकते थे। इसलिए उन लोगों ने लकी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। जैसे ही वहां के मैनेजर ने देखा कि उसके ऑफिस में 4 फूल से भी सुंदर लड़कियां दाखिल हो गई तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उन्हें देखकर वो काफी खुश हो गया। उसने उन लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तुरंत उनसे मिलने के लिए अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसने लकी को भाव नहीं दिया और सीधा उन लड़कियों के पास जाते हुए बोला, आप चारों घर खरीदना चाहती हैं? गुरुदेव, हम नहीं, हमारे गुरुदेव खरीदना चाहते हैं। हम तो बस वही चाहते हैं जो गुरुदेव चाहते हैं, इसलिए आप जो भी बात करना चाहेंगे वो गुरुदेव से कीजिए। उनमें से एक लड़की ने मैनेजर से नजर मिलाए बिना ही कहा, गुरुदेव? कौन गुरुदेव? ये तुम्हारा गुरुदेव है? मैनेजर ने लकी की तरफ हीन भावना से देखते हुए कहा। वो लकी को देखकर एक बार के लिए तो हैरान हो गया। उसने फिर से लकी को ऊपर से नीचे तक देखा। भाई, ये चारों क्या कह रही है? तुम इनके गुरु हो? उस मैनेजर को अंदर से हंसी आ रही थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर बैठा हुआ था। उसे मालूम नहीं था कि लकी ने जीजी विशा और परिणीता की शक्ति को अपने अंदर समेट लिया था।
अब लकी वो लकी नहीं रह गया था जो लकी वो पहले था। लकी को उन चारों लड़कियों की एक एक हरकत नजर आ रही थी और उनकी आवाज भी आ रही थी। लकी इतने में पीछे हटा और मैनेजर की तरफ देखने लगा। हाँ, मैं ही गुरुदेव हूं, तुम्हें कोई दिक्कत? कमाल है, कैसा कमाल है गुरु, कोई भी गुरु होने लगा ना आजकल, कमाल के लोग हैं यार, मैनेजर ने कहा और अपने स्टाफ वाले लोगों के सामने देखकर हंसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन चारों लड़कियों को लकी में ऐसा क्या नजर आ गया जो उसे गुरु मानकर बैठ गई। लेकिन उसकी बातें सुनकर उन चारों लड़कियों को गुस्सा आ गया और वो उस मैनेजर को घूरते हुए देखने लगी। अगर लकी उन्हें इशारा करता तो वो एक पल में लकी के लिए जान दे सकती थी, लेकिन लकी ने अपने हाथ के इशारे से उन लड़कियों को रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे गुरु के बारे में इस तरह की बात करो? उन चारों में से एक लड़की ने कहा। उस मैनेजर को यह बात मालूम नहीं थी कि उसने अपना पैर नर्क के दरवाजे पर रख दिया और उसने कहा, मुझे लगता है कि इस आदमी ने ना आप चारों लड़कियों को बेवकूफ बनाया। हो सकता है कि आपको किसी सोशल मीडिया पर मिला हो और इसने आपसे कहा हो कि ये बहुत अमीर आदमी है और इसके बाप दादा के पास में बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन इसकी हालत देखकर तो आपको लगता है कि इसकी जेब में 10 रुपए भी होंगे। मैं कह रहा हूं कि इसने आपको ना कुछ भी बताया है, सब झूठ बताया होगा, साफ झूठ, या आपको सिर्फ अपने बिस्तर तक ले जाना चाहता है और कुछ नहीं। उसके बाद उस मैनेजर ने लकी की तरफ देखा और हंसने लगा। अच्छा भाई बताओ, मैं जो कह रहा हूं क्या गलत कह रहा हूं? तुमने यही सोचा होगा ना कि तुम इन लड़कियों को पहले तो अपनी मीठी बातों में फंसाओगे, उसके बाद तुम इन्हें अपने साथ घर दिखाने के लिए लेकर आओगे, उसके बाद इन्हें तुम्हारे ऊपर विश्वास हो जाएगा और तुम इन्हें अपने साथ में होटल पर लेके जाओगे, बराबर। लेकिन तुमने ये सब खूब किया कि एक बार में 4 मछलियां फंसा ली। अब बताओ, तुम खुद इन्हें सच बता रहे हो या फिर मैं पुलिस बुलाऊं? उस मैनेजर ने अपनी जेब में से अपना फोन निकाल लिया और उसने पुलिस का नंबर भी लगा दिया। अब वो बड़े आराम से लकी की तरफ देख रहा था। वो चाह रहा था कि लकी अपना मुंह खोले और उन्हें सच बता दे। मैं सच में यहां पर एक घर खरीदने आया हूं, समझे? लकी ने कहा। जैसे उसने इतना भर कहा, उसके बाद में उसके आसपास जो ऑफिस की लड़कियां खड़ी थीं, उन्हें हंसी आ गई। वो सब अपनी कुर्सियों पर बैठी हुई थी और लकी की बात सुनकर एक दूसरे को तालियां देते हुए हंसे जा रही थी। इसके बाद उनमें से एक ने कहा, इससे क्या लगता है, बंगला खरीदना सब्जी खरीदने के बराबर है। इसे मालूम भी है कि एक बंगला कितने का है? भाई यहाँ पर एक बंगले की कीमत 3 करोड़ रुपए है। ये कोई रैन बसेरा नहीं है, जयपुर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। अरे साला है ही ठगी, शक्ल से नजर नहीं आ रहा क्या? सिर्फ लड़कियों को फंसाने के लिए लोग भी आजकल ना क्या क्या करने लगे। मैं तो इसे घर तक नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं खुद भी इसे घर नहीं दिखाने वाली हूँ। वैसे भी इसके जैसे कस्टमर्स को घर दिखाकर मैं तो थक गई हूँ। भाई प्लीज मुझे तो माफ करो। हाँ भाई, हमें तो फुर्सत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इस तरह के मजाक करने हैं ना, तो मैं तुम्हें और दूसरे प्रॉपर्टी वालों की नंबर दे देती हूँ, तुम उनके पास जाकर ना ये सब मजाक कर सकते हो। हाँ, बड़ा आया घर खरीदने वाला। अब अगर ये बंगला उसकी यूनिवर्सिटी के पास में नहीं होता तो वो शायद बंगला खरीदने का प्लान कैंसिल कर देता, लेकिन यहाँ पर घर खरीदना उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसने दीवार पर लगे एक ऐड की तरफ देखा। उस पर लिखा फोन नंबर उसने अपने फोन में डायल किया। इसके बाद उसने फोन लगाया और बोला, हेलो श्यामलाल जी। जी मैं नमस्ते, मैं आपके ऑफिस आया हुआ हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के पास एक बंगला लेना था। जी जी, लेकिन आपके ऑफिस में जो स्टाफ बैठा है ये मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा, ये मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है। और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, इतने में मैनेजर और बाकी लड़कियां भी लकी की दिशा में दौड़ पड़े। उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि लकी उससे आगे उनकी शिकायत करे, इसलिए मैनेजर ने तुरंत उसके हाथ से फोन लिया और कहा, अरे नहीं सर, नहीं सर, हम तो इससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा, पूरे स्टाफ को परेशान कर रहा है सर। हाँ सर, ये कोई घर वर खरीदने नहीं आया है, ये सिर्फ हमें ना बेवकूफ बना रहा है और इसने अपने साथ कुछ लड़कियों को फंसा रखा है। लकी ने फिर से उनके हाथ से अपना फोन लिया, लेकिन मैनेजर ने उसे फोन नहीं दिया। ऐसे में लकी ने मैनेजर के हाथ को पकड़ा और हल्का सा दबा दिया। उसका हल्का सा दबाना भी मैनेजर के लिए बहुत भारी था। अचानक से उसके हाथ से फोन छूट गया। लकी ने अपना फोन उठाया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं यहां किसी को परेशान करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे सच में घर लेना है। मैं आपसे जो कह रहा हूं आप एक बार में सुन लीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन किससे परेशान कर रहा है। इसके बाद लकी ने अपनी जेब से बैंक का कार्ड निकाला जो कि उन लड़कियों ने उसे दिया था। उसमें वो कार्ड उस मैनेजर को दे दिया और कहा,
मैं आपके बंगले के 3 करोड़ रुपए अभी के अभी देने के लिए तैयार हूं। आपके मैनेजर को मैंने अपना कार्ड दे दिया है। वो कार्ड देखकर अब मैनेजर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी के पास में इतना पैसा कैसे आ गया। उसने तुरंत गहरी सांस ली और फिर अपने आप को शांत किया। उसके बाद उसने लकी से 1 मिनट के लिए फोन लिया और कहा, श्याम सर, आप सिर्फ इस आदमी की आवाज सुन पा रहे हैं। अगर आप इसकी शक्ल देख लेंगे ना तो आपको खुद ये विश्वास हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। ये आदमी अपने आप में किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा। नहीं सर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। चलो ठीक है, आपने मजदूरों को देखा है? ये आदमी बिल्कुल उन मजदूरों की तरह नजर आ रहा है। अब भले ही इसने अपना कार्ड दे दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके कार्ड में इतना पैसा होगा? पीछे से बाकी लड़कियों ने भी शोर मचाते हुए कहा, हाँ सर, मुझे भी नहीं लगता कि इसके खाते में 2000 से ज्यादा रुपए होंगे। हाँ सर, ये हाथी के दांत जैसा लग रहा है, किसी काम का नहीं है सर। मुझे तो इसके साथ वाली लड़कियों की चिंता हो रही है। ये बेकार में ना उन्हें परेशान कर रहा है। देखना आप, ये आदमी ना आखिर में उन्हें अपने होटल में लेकर जाने वाला है। सर, अगर इसके खाते में मैं कह रहा हूं 3 करोड़ रुपए नहीं मिलना तो हम लोग सीधा ना पुलिस को बुला लेंगे और वो इसे अपने साथ में लेकर जाएंगे। थोड़े दिन जेल में रहेगा तो इसे अपने आप अकल आ जाएगी। लकी ने उन सब की बातें सुनी और उसे हंसी आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इन लोगों की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती थी कि वो आदमी को उसके कपड़े से जज करे। फिर भी लकी ने मैनेजर से उसका फोन लिया और कहा, आप इनसे कहिए कि ये कार्ड स्वैप करके देख लें। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी कार्ड स्वैप करके देखता हूं। देखते हैं कि तुम्हारे खाते में ना 3 करोड़ रुपए हैं या 3 कौड़ियां। हाँ, मैनेजर ने कहा और फिर अपनी टेबल की तरफ चला गया। इसके बाद उसने मशीन में अपना कार्ड डाला और बटन दबाने लगा। जैसे उसमें ग्रीन लाइट चली, मैनेजर ने देखा कि सच में उस कार्ड में से 3 करोड़ रुपए कट गए। ये देखते ही मैनेजर तो अपनी जगह पर जम ही गया। वो जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा हुआ। उसकी आंखें जो देख रही थी उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था उस पर। मैनेजर सर, क्या हुआ? कार्ड नकली निकला क्या? अरे कार्ड नकली हो या असली, आदमी तो फर्जी है ना। मैं अभी पुलिस बुलाता हूं, वही निपटेगी। इतने में मैनेजर ने फिर से होश में आ गया। उसने उन लड़कियों की तरफ देखा और लकी की दिशा में आने लगा। अचानक से मैनेजर ने लकी की तरफ देखते ही देखते उन लड़कियों के गाल पर थप्पड़ लगा दिए जो कि लकी के बारे में इस तरह की बात कर रही थी और उसे पुलिस में ले जाने को कह रही थी। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम जानती भी हो कि इस आदमी के बारे में ऐसी बात कर रही हो। अब अगर इनके बारे में कुछ भी बोला ना, बाहर कर दूंगा तुम सबको। कोई भी तुम्हें नौकरी नहीं देने वाला। मैनेजर ने गुस्से में उन लड़कियों को देखते हुए कहा। इसके बाद मैनेजर ने लकी को बड़े प्यार से उसका कार्ड वापस दे दिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सर मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे बस इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। आप जैसा चाहे वैसा बंगला ले सकते हैं। बाकी सब लड़कियों ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो हक्की पक्की रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में लकी ने सारा पैसा चुका दिया। उनके हिसाब से तो ये नामुमकिन था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और उसकी शिष्याएं बाकी लोगों को सबक सिखाने वाली थी या फिर लकी उन्हें माफ कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए समलिंग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी उन सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर बंगला खरीदने के लिए आ गया था, लेकिन लकी ने जिस तरह से कपड़े पहन रखे थे, ऑफिस में उसे देखकर किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी वो बंगला खरीद सकता था। जब उन लोगों ने लकी से बदतमीजी करनी शुरू की तो इतने में लकी ने भी उस कंपनी के मालिक को फोन लगाकर शिकायत कर दी। थोड़ी देर बाद जब लकी के कार्ड में से 3 करोड़ रुपए कट गए, तब जाकर बाकी लोगों को इस बात पर विश्वास हो पाया कि लकी जो कह रहा था वो गलत नहीं था। मैनेजर ने जब लकी से बात करने की कोशिश की तो लकी ने उसकी दिशा में अपना फोन बढ़ाते हुए कहा, आपको जो भी बात करनी है ना वो आप अपने बॉस से करो, मुझसे आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और लकी ने उसे फोन पकड़ा दिया। मैनेजर जब उसके हाथ से फोन लेने में घबरा रहा था तो लकी ने उसका फोन लाउड स्पीकर पे डाल दिया और कहा, लो सर, आप अपने मैनेजर से बात करो। हाँ क्या हुआ भाई, इन्होंने पैसे जमा करवा दिए क्या? हाँ सर, हो गया, मैनेजर ने कांपते हुए होठों से कहा और फिर लकी की तरफ देखने लगा। ये सुनते ही उसके बॉस ने उसे पूरी तरीके से लताड़ा और बोला, तो तुम लोग वहां पर क्या भांग पीकर बैठे हुए? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि किस आदमी से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है? तुम सब के सब बेकार लोग, कितने खराब लोग पाल रखे हैं मैंने, एक नंबर के निकम्मे। अगर तुम लोगों को इसी तरह की हरकत करनी है तो किसी और जगह जाओ, यहां पे ये सब नहीं चलेगा। मेरे पास ना काम करने वालों की कमी नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद में मैनेजर के फिर से हाथ पैर फुल गए। उसने फोन अपने हाथ में लिया और लाउड स्पीकर हटाकर बोला,
सर नहीं सर, नहीं सर, मैं इन साहब से माफी मांग चुका हूं सर। मैं आपसे भी माफी मांगता हूं। आप बस मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं यही बात अपने स्टाफ वालों को भी समझा चुका हूं सर। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए सर। आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी सर। बाकी सब लोग जिन्होंने अपने बॉस की धमकी सुन ली थी, उन्होंने भी कहा, हाँ सर, प्लीज हमें भी माफ कर दीजिए सर। सर मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ सर। आपको आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इतनी बात सुनते ही उसके बॉस ने फिर से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम सब के सब ना निकम्मे हो। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो इन सर से मांगो। अगर इनके पैरों में भी गिरना पड़े ना तो गिरो। बॉस का इतना कहना हुआ कि सब लोग देखते ही देखते लकी को घेर कर खड़े हो गए और उनके पैरों में जा गिरे। वो सब हाथ जोड़कर उसके पैरों में बैठे थे और उससे माफी मांग रहे थे। सर माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझ लिया सर। हाँ सर, मुझे भी माफ कर दीजिए। हमने सोचा था कि आप भोली भाली लड़कियों के साथ में सर, लेकिन हमने गलत सोचा सर। मैं इन लड़कियों से भी माफी मांगना चाहता हूँ सर, और इन्हें बताना चाहती हूँ कि इससे अच्छे इंसान तो मैंने अपनी जीवन में नहीं देखा सर। अगर सर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं भी आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे माफ कर दीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकें। लकी ने फिर से मैनेजर के हाथ में से अपना फोन लिया और कहा, श्यामलाल जी, मैं आज रात को अपने नए बंगले पर ही रहना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि सेल्स के लिए अपने ऑफिस पर जिन लोगों को आपने बैठा रखा है वो आपके काम को डुबा देंगे। आज इन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, वो हो सकता है कल ये लोग किसी और के साथ करें, इसलिए प्लीज आप इस बात का ख्याल रखें। उधर से बॉस ने कहा, नहीं सर, आपको अब इसकी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अभी आपके रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। बाकी आप चिंता मत करो। आपको जिस भी चीज की जरूरत हो ना, आप बेझिझक मुझे फोन लगा सकते हो। मैं सारा काम करवा दूंगा आपका। इतना कहने के बाद लकी थोड़ा सा शांत हुआ और उसने फोन काट दिया। इसके बाद तुरंत ही उस मैनेजर का फोन बज उठा। जैसे ही मैनेजर की घंटी बजी तो उसके माथे पर से पसीना आने लगा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा कि उसके बॉस का फोन था। उसने कांपती हुई उंगलियों से फोन उठाया और फिर अपने कान पर लगा लिया। उधर से उसका बॉस उसके ऊपर गुर्राए जा रहा था। उसकी शेर जैसी आवाज मैनेजर के फोन से बाहर निकल आ रही थी। वो कह रहा था, मैंने अपना मन बना लिया है। तुम और तुम्हारे साथी जितने भी बाकी लड़कियां हैं ना, सब के सब कल ही इस काम को छोड़कर जाओ। तुम लोगों को कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इतना पर कहने के बाद ही उस आदमी ने फोन काट दिया। मैनेजर का चेहरा देखकर बाकी लड़कियां समझ गई कि उसकी फोन पर किससे बात हुई थी और क्या बात हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि 20 मिनट में ही उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा था। उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और सब लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। वो अपनी तनख्वाह से अपना घर परिवार चला रहे थे, लेकिन कल से ना तो उनके पास में काम बाकी रह जाने वाला था और ना ही उनकी तनख्वाह। अब उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वो लोग इससे अच्छी नौकरी और कहां तलाश सकते थे। किसी के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं था। जरा सी गलती की वजह से उनकी पूरी दुनिया एक बार में लुट चुकी थी और अब उनके हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रह गया। अब जब मैनेजर को गुस्सा आया तो उसने और बाकी लोगों ने अपना अपना गुस्सा एक दूसरे के ऊपर निकालना शुरू कर दिया। जब तुम लोगों ने देख लिया था कि सर अंदर आ रहे हैं, तो फिर तुम महाराजाओं जैसी अपनी कुर्सी पर क्यों बैठे थे? तुम्हें जाकर उन्हें अटेंड करना चाहिए था ना। अच्छा, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हम तो जाकर मिलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले आप ही तो अपनी कुर्सी पर से उठकर सीधा उन लड़कियों के पास चले गए थे ना। आप मैनेजर हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना कि किससे कैसे बात करनी है। आप खुद इनसे कितनी बुरी तरीके से बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि तुम सब के सब गधी हो। पता नहीं एचआर वालों ने तुम जैसे लोगों को काम पर कैसे रख लिया। अगर सर अभी कार्ड नहीं देते तो तुम तो सीधा पुलिस को ही बुलाने वाली थी। अगर पुलिस आ जाती तो सर तो अंदर नहीं जाते, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हम सब अंदर चले जाते। मैंने पुलिस को बुलाने की बात नहीं की थी, इसने पुलिस को बुलाने की बात की थी। आपको जो भी बात करनी है ना, आप इसे करिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब वहां पर सब बहस कर रहे थे तब लकी वहां से चुपचाप उठकर बाहर आ गया। उसे उन लोगों के झगड़े से कोई मतलब ही नहीं था। वो वहां से एक दो लोगों को लेकर और अपने साथ लड़कियों को लेकर अपने बंगले पर आ गया। लकी ने फिर उन सब लोगों के लिए खाना मंगवा लिया। रात होते ही जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो सब बंगले में सोफे पर बैठे हुए थे और तब लकी ने उनसे पूछा, वैसे तुम चारों लड़कियों के नाम क्या क्या है? रीना ने बाकी सब लड़कियों की तरफ देखा और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोली, गुरुजी, हम चारों के नाम एक जैसे हैं। मेरा नाम रीना, इसका नाम मीना, इसका नाम टीना और वो कोने में बैठी है वो शीना है। जब हमारी गुरु माँ जिंदा थी ना, तो हम सब उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ खंबे की तरह खड़े रहते थे। अब यही काम हम आपके लिए करने वाले हैं।
लकी ने उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और फिर बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे असली नामों से ही तुम्हें बुलाऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहता हूँ कि आप मुझे आगे से गुरुदेव कहकर नहीं बुलाएं। मेरा नाम लकी है और आप लोग मुझे सीधा लकी ही बुला सकते हैं। मुझे गुरुदेव या गुरु कहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये बात चारों लड़कियों ने सुनी तो मीना ने सबसे पहले अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे आश्रम के गुरु हैं, हम तो आपके चाकर हैं गुरुदेव। और हम ही नहीं, हमारे जैसे ढेर सारे और लोग हैं, वो सब आपको आपके नाम से कैसे बुलाएंगे? जब हमारा मन गवाही नहीं दे रहा तो उन लोगों का मन कैसे गवाही देगा गुरुदेव? हमारे लिए इससे मुश्किल मत बनाइए गुरुदेव, प्लीज। रीना ने अपनी तरफ से उसकी बात में तुरंत जोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ गुरुदेव, ये सही कह रही है। अगर हम आपका नाम अपनी जुबान पर लाएंगे तो हमारी जुबान ही मना कर देगी। ऐसे में हम आपसे बात करेंगे तो कैसे करेंगे? लकी ने उन दोनों की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो, पर चलो अगर तुम्हें ये इतना मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे जो बुलाना है बुला सकती हो, लेकिन किसी से भी ये मत कहना कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। वैसे भी गुरु शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है और हर किसी को गुरु कहा नहीं जा सकता। ये सुनते ही शीना तबाक से बोली, नहीं गुरुदेव, हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा, हम तो धीरे धीरे भी इसकी आदत नहीं डाल पाएंगे। हाँ, मैं भी इस चीज की आदत नहीं डाल पाऊंगी, सब लोगों ने कहा। लकी अब उन सब की इस तरह की बात सुनकर अपने आप में ही उलझ गया। उसने 2 पल के लिए सोचा और फिर कहा, चलो ठीक है, अगर तुम मुझे लकी नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम मुझे लक्ष्मण बुला सकती हो। चाहो तो लक्ष्मण के आगे जो भी लगा लेना, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी तुम लोग बताओ। अब बाकी चारों लड़कियों ने फिर से एक दूसरे का चेहरा देखना शुरू कर दिया। जिस तरह से लकी उनसे बात कर रहा था, उन्हें वो तरीका काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए उन चारों ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है गुरुदेव, आज से हम आपको गुरुदेव कहकर नहीं बुलाएंगे, अब हम आपको ना लक्ष्मण जी कहकर पुकारेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। लकी ने हाथों से ताली बजाते हुए कहा और फिर उनकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे एक चीज बताओ, ये जो तुम लोगों का आश्रम है किस चीज का? मेरा मतलब है तुम लोग काम क्या करते हो? मैंने तो पहले कभी सासू माँ से इस आश्रम के बारे में सुना नहीं था। जी, असल में वो हमारा जो आश्रम है ना, ये कोई संस्था वगैरह नहीं है, ये तो बस कुछ लोगों का एक समूह है जिसको गुरु माँ ने खुद अपने हाथों से बनाया था। सब लोगों के इकट्ठा हो जाने के बाद ना, और काफी वक्त एक साथ एक दूसरे के साथ जब लोग रह जाते ना, तो इस संगठन को बनाया गया था उसके बाद, जिसे फिर आश्रम का नाम दे दिया गया। इस आश्रम में ना वो लड़कियां आती थी जिनका कोई अपना सहारा नहीं, या फिर उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया हो। हम चारों को भी गुरु माँ ने खुद ही बचाया था। हम चारों बहुत छोटे थे जब गुरु माँ ने हमें बचाया था। इसके बाद गुरु माँ हमें यहाँ ले आई और हम ना उनके सारे शिष्य शिष्यों में ना पहली शिष्या थी, और फिर सेवा करने लगे। वहीं पर गुरु माँ हमें लड़ने के तौर तरीके सिखाने लगी और फिर ये जो रिश्ता है वो बन गया। लकी ने जैसे ही ये सब सुना तो वो हैरान हो गया। उसके बाद ने उन चारों लड़कियों को देखा और कहा, क्या वहां पर सिर्फ लड़कियां ही हैं? लेकिन तुम लोग तो पहले कह रही थी कि वहां लड़के भी हैं। नहीं, लड़के नहीं है। असल में बात ही है ना कि वहां पर लड़कियों को सिर्फ लड़कियां नहीं माना जाता, कभी कभी उन्हें लड़का कहकर भी संबोधित किया जाता है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। गुरु माँ ये मानती थी ना, गुरुदेव की ताकत का ठेका सिर्फ लड़कों का नहीं है, अगर है तो फिर हम भी लड़का हो सकते हैं। अरे ये तो गजब बात है, मैं पहली बार इस तरह के आश्रम के बारे में सुन रहा हूं। क्या बात है लक्ष्मण जी, आपको हमारे आश्रम की ये बात पसंद नहीं आई क्या? वहां का एक और नियम है कि अगर आश्रम की किसी लड़की को अगर किसी लड़के से प्यार हो जाता है ना, तो वो उसके साथ भाग जाती, तो वो दोबारा आश्रम में ना कदम नहीं रख सकती थी। लकी ये सब नियम सुनकर तो हैरान हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी तरफ से इस आश्रम को कोई नया रूप देने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने वो बंगला तो खरीद लिया था और पैसे कटने के बाद ही सब लोगों के दिल उनके मुंह में आ गए थे। फिर लकी ने जब उन सब की शिकायत की तो कंपनी के बॉस ने उन सब लोगों को वहां से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद लकी बाकी लड़कियों के साथ में अपने बंगले पर आ गया। खाना खाने के बाद में वो आश्रम की लड़कियों से आश्रम के बारे में बात कर रहा था और वहां के नियमों के बारे में उनसे
जान रहा था। जैसे जैसे वो आश्रम के बारे में सुनता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह का आश्रम कैसे हो सकता था। फिर लकी ने अपने आप को थोड़ा सा शांत किया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम लोग जो आश्रम में रह रही हो और जिस तरह से रह रही हो, क्या तुम वहां पर खुश हो? जिस तरह के नियमों में तुम बंधी हुई हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे लिए तो कोई आजादी नहीं बची है? चारों लड़कियों ने लकी के सवाल पर तुरंत ना में अपना सिर हिला दिया। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था। रीना उन सब में सबसे ज्यादा बात कर रही थी, इसलिए इस सवाल का जवाब भी रीना ने ही अपनी तरफ से दिया। नहीं, हमारा जो आश्रम है वो पहाड़ों में बसा हुआ है। वहां का वातावरण बहुत ही सुंदर और शांत है। रहने से वहां ऐसा लगता है ना कि आप स्वर्ग ही में हो। वहां रहना बहुत अद्भुत है। ढेर सारे खेल खेलते हैं, बागवानी करते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, संगीत सुनते हैं, संगीत बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, अच्छे अच्छे खाने हैं वो खाते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं। हम वहां पर किसी परिवार से कम नहीं है गुरुदेव। वहां पर रहने का ना मतलब है कि आप कभी भी बोर तो होंगे ही नहीं। इतना कुछ है करने को। लकी ने जैसे ये सब सुना तो वो भी खुश हो गया और उसने खुशी खुशी उन सब से कहा, अच्छा तो फिर जब तुम लोग ये सब करने लगते हो तो फिर पैसा कैसे कमाते हो, वो भी इतना सारा? रीना ने फिर से लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, पैसों की जरूरत तो हमें पड़ती है, राशन का सामान लाना हो या फिर कभी कोई मरम्मत काम करवाना हो, लेकिन फिर भी हमें पैसे कमाने में ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम लोगों को मारने की सुपारी लेते हैं, हमें जैसे ही किसी अमीर आदमी को मारने की सुपारी मिल जाती है तो तुरंत हमारा काम हो जाता है। पैसों से जुड़े हुए सारे मामले भी हम चारों लड़कियां ही मिलकर देखती हैं। अभी हमारे आश्रम के खाते में लगभग 400 करोड़ रुपए रखे हैं। ये सब ना हमने अमीर लोगों के गलत काम करके ही कमाए हैं। हमारे पास में इतना पैसा है कि हम ना जाने कितने सालों तक ना कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं। क्या कहा? तुम लोग इस तरह के काम करती हो? तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ती? आपको लगता है कि हमारी शक्ल देखकर हमें पुलिस पकड़ सकती है? टीना ने कहा। वो बहुत देर के बाद बोली, लेकिन जैसे ही वो बोली सब लोगों को हंसी आ गई। लकी को एक बार के लिए तो उनकी बातें सुनकर भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने टीना की बात सुनी और हंसने लगा। उसने फिर बाकी लड़कियों की तरफ देखा और कहा, वैसे मुझे मेरे अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे में मैं आश्रम के कामों को नहीं देख पाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम चारों को फिर से आश्रम चले जाना चाहिए और तुम लोग जिस तरह से काम संभालती आ रही हो उसी तरीके से संभालते रहो। मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। ये सुनते ही चारों लड़कियों ने फिर से ना में अपना सिर हिला दिया और रीना फिर से आगे आते हुए बोली, नहीं लक्ष्मण सर, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमारे साथ आश्रम तो आना ही पड़ेगा। हम चारों ही आपके स्वागत के लिए आपको आश्रम ले जाना चाहते हैं। आपको एक बार के लिए तो आना पड़ेगा। चलो ठीक है। लकी ने आखिर में हाँ कर दी। हालांकि उसका जाने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पास में ना जाने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। इधर खाना हो जाने के बाद में जब लकी कचरा उठा रहा था तो रीना ने उसे मना कर दिया और उसे कचरे से दूर करके खुद कचरा उठाने लगी। लकी को ये ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। खाना और बातें हो जाने के बाद में लकी ने सब लड़कियों को अलविदा कह दिया। वैसे भी रात के 11 बज चुके थे। वो अपने कमरे में आया और नहाने लगा, लेकिन उसने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि रीना और मीना भी उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। लकी ने जैसे ही उन्हें देखा तो वो तो हक्का बक्का रह गया। बड़ी मुश्किल से अपने दिल की धड़कन को काबू करने के बाद उसने उन लड़कियों की तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोला, अच्छा तुम लोग भी नहाना चाहती हो? ठीक है, तो तुम यहाँ पर नहा सकती हो, मैं ऊपर वाले माले पर जाकर नहा लेता हूँ। जैसे ही उन दोनों ने ये सुना तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर लकी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं लक्ष्मण सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों तो बस यहाँ आपकी सेवा करने के लिए आई हैं। हम आपको नहलाने में आपकी मदद करेंगे। लकी के गाल ये बात सुनते ही लाल हो गए। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उन लड़कियों से नजर मिला सके। इसके बाद में उसने लड़कियों को देखा और कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही नहा लूंगा। वैसे भी आदमी हूं, असली आदमी, और तुम एक औरत, तो इस तरह से किसी औरत का एक आदमी को नहलाना ना अच्छी बात नहीं होती है, वो भी जब इतनी जान पहचान ना हो। तो समझ रही हो ना मेरी बात? लेकिन रीना और मीना ने उसकी एक भी नहीं सुनी और अपनी तरफ से कहा, लक्ष्मण जी, हमारा काम है आपकी सेवा करना। आप जो भी करेंगे उसमें हम आपकी जितनी भी हो सके ना उतनी मदद करेंगे। और आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम औरत हैं और आप आदमी। हमारी नजर में आप हमारे गुरुदेव हैं और ऐसे में हमारे मन में आपके लिए चाह कर भी ना कोई गंदे इरादे नहीं आ सकते। लकी ने फिर से अपना सिर ना में हिला दिया।
वो किसी भी कीमत पर इस चीज के लिए राजी नहीं हो सकता था। उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि लकी उन्हें पसंद ही नहीं कर रहा था। इसलिए तुरंत ही दोनों का चेहरा उतर गया और उन दोनों ने रोना शुरू कर दिया। अरे अरे नहीं नहीं, तुम ऐसी क्यों रो रही हो? इस तरह से रोने की जरूरत नहीं है यार। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, बस बाथरूम के काम तुम मुझे अपने हिसाब से कर लेने दो। इसके अलावा तुम मेरी जिस तरह से मदद करना चाहो, जहां करना चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ये सुनते ही उन दोनों के आंसू फिर से रुक गए। वो खुश हो गई और उन्होंने खुशी खुशी लकी की तरफ देखते हुए कहा, शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल से लकी ने उन्हें समझाया और फिर वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। वो नहाया, फिर कपड़े बदले और बाहर आ गया। इधर रीना और मीना बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही वो बाहर आया कि इतने में उसे अपने कमरे में लेकर आ गई। वो लकी ने देखा कि टीना और शीना ने पूरे कमरे की सफाई कर दी थी। वो दोनों कमरे के दो कोने में खड़ी थी और लकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया कहकर लकी अपने कमरे में दाखिल हो गया। उसे इस तरह से इतनी लड़कियों के बीच में रहना और उनसे सेवा कराना बड़ा अजीब लग रहा था। वो आया और अपने बिस्तर पर बैठ गया। चारों लड़कियां उसको घेर कर खड़ी हो गई। उनमें से रीना ने लकी से पूछा, अब हम आगे आपके लिए और क्या कर सकते हैं? लकी ने उन चारों की तरफ देखा और कहा, अरे अरे कुछ नहीं, अब तुम जा सकती हो, आराम करो। इतने में मीना लकी के पास आई और बोली, नहीं लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। आज दिन भर आपने कितना सारा काम किया है। ऐसे में आप बिस्तर पर लेट जाइए, हम चारों आपके शरीर का ना मसाज कर देंगे ताकि आपकी सारी थकान ना उतर जाए। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम मत करो। लकी जो कि अपनी पलंग पर बैठा था, वो तुरंत अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और हाथ हिलाते हुए मना करने लगा। वो इस तरह की कोई मसाज नहीं करवाना चाहता था। अरे लक्ष्मण जी देखिए, आप भी तो अपनी बात से पलट रहे हैं ना। पहले आपने ही कहा कि हम लोग आपको नहलाने और बाथरूम से जुड़े बाकी कामों में आपकी मदद करवाने के अलावा हर चीज में आपकी मदद कर सकते हैं और जितनी चाहे उतनी मदद कर सकते हैं। ऐसे में अब आप हमें मना नहीं कर सकते, ठीक है? वैसे भी आज दिन भर से आपने कितने सारे काम किए, कितनी भाग दौड़ की है। अगर आप हमें अपनी मसाज नहीं करने देंगे और हम आपको ऐसे थके हुए शरीर के साथ बिस्तर पर छोड़ देंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। हमारी तो आंखें एक पल के लिए भी नहीं चिपक पाएंगी, टीना ने कहा। बाकी सब लड़कियों ने भी उसकी बात में हाँ में सिर हिला दिया और आगे बोली, हाँ अगर आपको आराम नहीं मिला ना तो हमको भी आराम नहीं मिलने वाला है। प्लीज आप हमें अपनी मसाज करने दीजिए ना। हाँ हाँ, इससे पहले जब भी कभी गुरु माँ थक जाती तो हम चारों उनकी मसाज करने के बाद ही अपने कमरे में जाते थे। उन्हें तो हमारे हाथ से मसाज कराना बहुत पसंद था। उन चारों ने लकी के सामने हाथ जोड़ लिए और वो प्लीज प्लीज करने लगी। हालांकि लकी तो फिर भी नहीं मान रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनकी जिद इतनी ज्यादा बढ़ गई तो वो उन्हें मना नहीं कर पाया। इसलिए उसने खुद आगे से कहा, अच्छा चलो ठीक है, कर दो मसाज। ये सुनते ही चारों लड़कियां अपनी जगह से उछल पड़ी। उन्हें ये सुनते ही बहुत खुशी हो रही थी, काफी मजा भी आ रहा था। अब उन्होंने तुरंत अपने हाथ मलने शुरू कर दिए। एक ने तेल लिया, एक ने क्रीम और एक ने मसाजर। इसके बाद उन्होंने लकी से कहा कि वो अपने कपड़े उतार ले। लकी ने उसकी बात सुनी और अपने कपड़े उतारकर वो पलंग पर लेट गया। बाकी चारों लड़कियां उसके शरीर के आसपास बैठ गईं। चारों चार कोने में बैठी हुई थी और उन्होंने लकी के शरीर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट लिया। धीरे धीरे उनके तेल और क्रीम लगे हाथ लकी के नंगे बदन पर चलने लगे। वो काफी मुलायम थे और लकी के बदन को आहिस्ते आहिस्ते दबा रहे थे। कभी वो उसके बदन को बहुत जोर से दबा देते तो कभी बहुत ही आराम से। कभी वो उसके बदन पर चिकोटी काट देते तो कभी उसमें अपने नाखून गढ़ा देते। चारों लड़कियां ना सिर्फ हाथ चला रही थी बल्कि बहुत ही मीठी और धीमी आवाज में लकी से बात भी कर रही थी। आपको अच्छा तो लग रहा है ना? हाथ का जोर ज्यादा तो नहीं लग रहा ना? मेरे नाखून तो आपको नहीं चुभ रहे ना? आपकी मांसपेशियां कितनी ठोस हो गई हैं। मैं इन पर थोड़ा और जोर से लगाकर इन्हें ढीला कर दूं? लकी ने एक बार के लिए अपना सिर घुमाया और फिर उन लड़कियों की तरफ देखने लगा। चारों बहुत ही तल्लीनता के साथ उसकी मसाज कर रहे थे। लकी को भी अच्छा लग रहा था। लकी ने देखा कि जिस तरह से वो उन्हें देख रही थी उनमें जरा भी शरारत नहीं थी। वो सब उसे बड़े प्यार से निहारे जा रही थी। लकी को सच में आराम मिल रहा था। लगभग आधे घंटे तक उसकी ये मसाज का कार्यक्रम चलता रहा। आधे घंटे बाद में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जन्नत में आ गया हो। इसके बाद लकी ने देखा कि उन चारों लड़कियों के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। लेकिन उसने जब उनकी आंखों में देखा तो उसे लग रहा था कि वो अपने काम से काफी खुश भी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना मसाज कर लिया हो। लकी पूरा घूम गया और उसने कहा, थैंक यू, तुम सबने सच में बहुत अच्छा काम किया है। अब सच में काफी देर हो गई और तुम लोगों को भी जाकर सोना चाहिए। सुबह मिलते हैं हम।
बाकी चारों लड़कियों ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है लक्ष्मण जी, आप भी अच्छे से आराम कीजिएगा, हम भी जा रहे हैं। अगर किसी चीज की जरूरत लगे तो बेझिझक उठा दीजिएगा, हम आ जाएंगे। इतना भर कहने के बाद में वो चारों वहां से निकल गई। ये लकी किस दुनिया में आ गया था और अब उसके साथ में इस दुनिया में और क्या होने वाला था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी अपने बंगले पर आ चुका था। वो जहां जहां जा रहा था वहां वहां वो लड़कियां उसके साथ आ रही थी। वो अकेले उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने बड़ी मुश्किल से उसे नहलाने के लिए मना किया, लेकिन वो उन्हें मसाज के लिए मना नहीं कर पाया। उन लड़कियों ने लकी को इतनी अच्छी तरीके से मसाज दी थी कि उसकी दिन की सारी थकान दूर हो गई। मसाज हो जाने के बाद में लकी ने उन सबको भी सोने के लिए उनके कमरे में भेज दिया। अगले दिन जैसे ही लकी की नींद खुली तो उसने देखा कि उन सब ने मिलकर उसके लिए नाश्ता बनाया था। लकी ने जब ये देखा तो उसने उन लड़कियों से कहा, देखो मैं फिर से तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं और अगर ऐसे में तुम मुझे फॉलो करने लगोगी तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें ठीक लगे तुम लोगों को तो तुम लोगों में से किसी को भी ना मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, मैं अपने हिसाब से आता रहूंगा, जाता रहूंगा और तुम लोग यहाँ आराम से ना बंगले पर रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है या मार्केट निकलना है तो तुम बिना मुझसे पूछे जा सकती हो। फिर शाम को जब मैं घर आ जाऊं तो तुम जो कर रही हो वो वापस कर सकती हो। ये बात उन चारों लड़कियों को ठीक लगी और उन्होंने कहा, लक्ष्मण सर जी, आपकी जैसी आज्ञा। लकी ने फिर सबके साथ बैठकर अपना नाश्ता खत्म किया और सीधा कॉलेज के लिए निकल गया। वो सुबह 10 बजे कॉलेज आ गया था। लकी सबसे पहले तो शहनाज से मिलने के लिए उसकी क्लास में जाना चाहता था। उस दिन होटल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में वो शहनाज को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उसकी क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि शहनाज वहां पर थी ही नहीं। लकी को लगा कि हो सकता है कि शिरीन की शादी की तारीख पास में आने की वजह से शहनाज कॉलेज में नहीं आई हो सकता था कि वो उसकी शादी की तैयारियों में लगी हो। यही सोचकर लकी उसकी क्लास से बाहर आ गया। ठीक इसी वक्त जब वो वहां से बाहर निकला कि तभी उसके फोन पर सिमोना का फोन आ गया। लकी ने तुरंत फोन उठाया। उधर से सिमोना ने कहा, हेलो लकी, मैं तुम्हें कितनी दिनों से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, कहाँ गायब हो तुम? नजर ही नहीं आ रहे। ऐसे किस काम में लग गए भाई कि कॉलेज की तरफ आना ही नहीं है? अरे वो मैं थोड़ा सा कुछ कामों में उलझ गया था यार, आज ही वापस कॉलेज आया हूँ। बताओ ना, कुछ काम था क्या? हाँ, आज ना इंटरनेशनल गेम्स खत्म होने वाले हैं, यहाँ पर मेरा आखिरी दिन है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। बाद में शाम को हम दोनों साथ में ना खाना खाने के लिए चलेंगे। आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे वाह, फिर तो मैं जरूर आऊंगा। थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ, लकी ने कहा और फिर फोन रख दिया। वैसे भी उसे सिमोना से मिले हुए काफी दिन हो गए थे। वो खुद भी उससे मिलने की सोच रहा था। इसके बाद दोपहर में जब लकी की क्लास खत्म हुई तो वो बाहर आया और उसने रीना को फोन लगाया। उसने उसे कॉलेज के गेट पर बुला लिया। उसने सोचा कि उसे इन चारों को भी अपने साथ में सेरेमनी में ले जाना चाहिए। वैसे भी उन्होंने शायद आज तक इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। रीना अपने साथ में बाकी लड़कियों को भी लेकर आ गई थी। उन्होंने लकी को देखकर खुशी हो रही थी। मैं तुम चारों को ना अपने साथ में इंटरनेशनल गेम्स के खत्म होने की सेरेमनी में ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चलेंगे, ठीक है? मेरी एक दोस्त है, वो भी वहां पर है और हमारा इंतजार कर रही है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लकी को यह सवाल पूछने की वैसे जरूरत थी नहीं। जहां जहां लकी जाता वो लड़कियां उसके साथ ही खुशी खुशी जाती, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। दोपहर के खाने के बाद लकी ने टैक्सी बुक की और फिर वो सब सेंट्रल पार्क स्टेडियम के लिए रवाना हो गए। जैसे ही लकी और उसके साथ वाली लड़कियां वहां पहुंची तो लकी ने देखा कि वहां चौराहे पर कुमारी का ट्रक नहीं खड़ा था। लकी को लगा कि शायद रानी साहिबा की मौत की वजह से कुमारी ने कुछ दिनों के लिए अपना ट्रक बंद कर दिया था। उसका एक मन किया कि वो कुमारी को फोन करे, पर फिर उसे लगा कि उसे अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और सीधा सिमोना को फोन लगा दिया। थोड़ी देर बाद सिमोना उसे लेने के लिए बाहर आ गई। जैसे ही सिमोना ने लकी के साथ में इतनी सुंदर 4 लड़कियों को देखा तो एक बार के लिए तो वो कंफ्यूज हो गई। उसने कभी इन लड़कियों को ना अपने कॉलेज में नहीं देखा था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो थी कौन। तभी सिमोना ने कहा,
अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना ये बताना चाहती थी कि पिछली बार हमने जो राजा की मदद की थी ना, उसकी वजह से हमें क्लोजिंग सेरेमनी के लिए कुछ पासेस दिए गए। ये काफी स्पेशल टिकट है, तुम इनके जरिए स्पेशल बॉक्स में जाकर बैठ सकते हो और सेरेमनी का ना मस्त मजा ले सकते हो। मेरी ड्यूटी इन्होंने गेट पर लगा रखी है, इसलिए मुझे ऑडियंस को थोड़ी देर के लिए ना मैनेज करना पड़ेगा। इतना भर कहने के बाद में सिमोना लकी को लेकर अपने साथ अंदर आ गई। वैसे ये सब लड़कियां कौन है? सिमोना ने तभी बीच में चलते चलते पूछ लिया। वो सारी लड़कियां लकी के पीछे ही चली आ रही थी। लकी ने उसे पूरी बात नहीं बताई और सिर्फ इतना कह दिया कि ये लड़कियां उसकी दोस्त थीं। सिमोना ने भी मान लिया और इसके बाद वो लोग अंदर की तरफ दाखिल होने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जा ही रहे थे कि इतने में उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ गई। उसने नीले और सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। जैसे ही वो पीछे की तरफ घूमी तो लकी ने देखा कि वो श्रेया थी। जैसे ही श्रेया ने लकी और सिमोना को एक साथ देखा तो एक बार के लिए जहां खड़ी थी वहीं पर मानो जम गई। लकी ने देखा तो वो थोड़ी सी कांपने लग रही थी। उसकी कंपन लकी को साफ साफ महसूस हो रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, श्रेया वहां पर दूसरे दरवाजे के लिए निकल गई। पिछली बार जब हॉल में दोनों आखिरी बार मिले थे तो लकी ने उसकी बहुत बढ़िया गत सुधारी थी। तब से ही वो सिमोना से बचकर रहती और आज लकी को उसके साथ में देखने के बाद तो वो और ज्यादा घबरा गई। लकी के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ गई। वो सिमोना के साथ हंसने लगा और फिर अपनी सीट पर बाकी लड़कियों के एक साथ में जाकर बैठ गया। आज की सेरेमनी की शुरुआत रात के 8 बजे से होने वाली थी और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होने वाले थे। उस सेरेमनी की खात्मा बेटन बुझाने से होती और इसी के साथ इस साल के खेलों की समाप्ति हो जाती। सिमोना का काम भी इसी के साथ पूरा हो गया था और अब वो काफी हल्का महसूस कर रही थी। उसे इस तरह काम खत्म होते हुए देखकर तो बुरा लग ही रहा था, लेकिन इस काम का उसे इतना अच्छा पैसा मिलने वाला था ना, और इस वजह से वो काफी खुश महसूस कर रही थी। उसने बाकी लोगों के साथ में फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया। जब वो बाकी लोगों के साथ फोटो क्लिक करवा रही थी तो उससे कुछ ही दूरी पर कुछ 2-3 फॉरेनर खड़े हुए थे और वो बहुत ही गंदी नजरों से उसे देख रहे थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा हुआ था और उनकी नजर बस सिमोना पर ही टिकी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे से इंग्लिश में कुछ बात की और कहा, हे मैन, इस लड़की का फेस और फिगर दोनों ही बाकमाल है मैन, देखकर तो मजा ही आ गया। हाँ यार, ये है तो बस 20 साल की लेकिन पक्की इंडियन ब्यूटी लग रही है। मैंने तो उससे अच्छी लड़की आज तक देखी ही नहीं। क्या नाजुक बदन है। अब हम लोग भी जब अपना इंडिया ट्रिप खत्म कर ही रहे हैं तो क्यों ना आखिरी बार जाते जाते इसका स्वाद भी ले लिया जाए, यू नो। वो थोड़ी देर और सिमोना और उसके हुस्न के बारे में बात किए जा रहे थे। सिमोना इन सब बातों से अनजान अपने साथ वाले लोगों के साथ में ही बात करने में मशगूल थी। उसे तो पता ही नहीं था कि कुछ लोग उसे कितनी गंदी नजरों से देख रहे थे। जब उनका सिर्फ देखने भर से काम नहीं चल पा रहा था तो वो लोग सिमोना की दिशा में बढ़ने लगे। इधर सिमोना भी फोटो सेशन खत्म करने के बाद में लकी को ढूंढने लगी। उसे बहुत भूख लग रही थी और वो बस अब जमकर खाना खाना चाहती थी। वो जैसे ही वहां से निकलने वाली थी कि इतने में वो लड़के उसे टकरा गए। सिमोना उनसे दूर होकर फिर से अपने रास्ते पर बढ़ने लगी, लेकिन इतने देर में उन्होंने सिमोना का रास्ता रोक लिया। सिमोना को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उन्हें घूर कर देख रही थी और उनसे रास्ता लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग थे कि अपनी जगह पर से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिमोना का कद ज्यादा बड़ा नहीं था और वो सब 6 फीट के नजर आ रहे थे। वो तीनों ही दिखने में तो पहलवान से कम नहीं लग रहे थे। उनकी घनी दाढ़ी और छोटे छोटे बाल उन्हें और खूंखार दिखा रही थी। उन्होंने काले रंग की टाइट टी शर्ट पहनी थी और इस वजह से उनके हर एक मसल्स साफ नजर आ रहे थे। इससे पहले कि सिमोना अपनी तरफ से उन्हें अलग हटने के लिए कह पाती, इतने में उनमें से एक लड़के ने उनसे अपनी भाषा में कहा, हेलो, क्या मैं आपके साथ में एक फोटो ले सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सिमोना ने भी हाँ कर दी। हालांकि उसे झिझक तो महसूस हो रही थी, लेकिन फिर उसे लगा कि सिर्फ फोटो लेने से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहुत बढ़िया, अब आ जाओ इधर आओ। उस लड़के ने अपने बाकी साथियों की तरफ देखा और फिर उन्हें हाथ से इशारा करके आगे बुला लिया। तीनों लोग अब सिमोना के पास में आकर खड़े हो गए और उनमें से 2 तो उसके बहुत ही करीब आ गए थे।
उन्होंने सिमोना के कंधे पर अपना हाथ टिका दिया और उसके बदन को हल्का सा दबा दिया। सिमोना को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उन्हें एकदम से मना नहीं कर पा रही थी। उसे परेशान कर रहे थे वो। इतने में उस लड़के ने कैमरे में देखा और एक फोटो ले लिया था। थैंक यू सो मच, काफी अच्छी फोटो आई है ना, आप सच में बहुत खूबसूरत है। उन तीनों ने एक साथ सिमोना की दिशा में देखते हुए कहा, जी शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके। सिमोना ने भी एक नकली मुस्कान के साथ में कहा। वो बस अब यहां से किसी भी सूरत में निकल जाना चाहती थी। वो इन लोगों के बीच में एक पल भी रुकने के लिए राजी नहीं थी। जैसे ही वो अब निकलने वाली थी कि इतने में फिर से उनमें से एक लड़के ने कहा, मैडम सुनो तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? हम आपके साथ और फोटो लेना चाहते हैं। वो जो पीछे फूल लगे हैं ना, क्या हम वहां चलकर फोटो ले सकते हैं? लाइटिंग भी अच्छी है वहां पे और बैकग्राउंड भी अच्छा है। उस लड़की ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, वहां पर ठीक है, चलिए। सिमोना को थोड़ी सी झिझक तो महसूस हो रही थी, लेकिन उसे उन लड़कों के इंटेंशन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए उसने फिर से हाँ कर दी। इतने में वो लड़के फिर से सिमोना को घेरते हुए उसके साथ फूलों के डेकोरेशन के पास चले गए। वो तीनों इसके बाद एक फोटो लेने के बहाने उसे स्टेडियम के बाहर भी ले आए। वो उसे इतने प्यार से पेश आ रहे थे कि एक बार के लिए सिमोना को खुद अपने ही ऊपर शक हो गया। अब इधर लकी को समझ नहीं आ रहा था कि सिमोना कहाँ चली गई। जब उसे ढूंढने के लिए उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सिमोना उन 3 अंग्रेजों के साथ में बाहर की तरफ चली जा रही थी। उसने रीना की तरफ देखा और कहा, चलो वहां एक बार देख कर आते हैं सिमोना उनके साथ क्या कर रही है। वहां पर अभी भी बहुत सारे लोग जमा थे और वो एक दूसरे के साथ में तस्वीरें ले रहे थे। इधर सिमोना और बाकी के लड़के स्टेडियम के बाहर बने हुए चौराहे के पास आ गए। वहां पर बहुत कम लोग थे और अंधेरा भी था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सिमोना इन तीनों अंग्रेजों के जाल में फंस जाती? क्या सिमोना किडनैप होने वाली थी? क्या उनके साथ में ये फोटो खिंचवाना उसे भारी पड़ने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए तमिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब लकी अगले दिन कॉलेज में आया तो सबसे पहले शहनाज से मिलने के लिए वो चला गया, लेकिन शहनाज तो वहां पर थी ही नहीं। जैसे ही लकी अपनी क्लास में जा ही रहा था कि इतने में उसे सिमोना का फोन आ गया। वो उसे सेरेमनी के लिए बुला रही थी। लकी रीना और बाकी लड़कियों के साथ वहां चला गया। शाम को सिमोना कुछ अंग्रेज लड़कों के कहने पर उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए इधर स्टेडियम से बाहर चौराहे पर आ गई थी। लकी और बाकी लड़कियां भी उसे ढूंढ रहे थे। चौराहे पर आते ही सिमोना ने उन लड़कों से कहा, यहाँ पर ना अच्छी लाइट आ रही है और पीछे फ्रेम में ये स्टैचू भी अच्छा लग रहा है, चलो एक फोटो यहीं ले लेते हैं। जैसे ही सिमोना ने उन लड़कों से इतनी सी बात कही तो उनके दिल उनके सीने में ही उछल कूद महसूस करने लगे। उन तीनों को ही एक साथ ऐसा लग रहा था जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। तीनों काफी अच्छा महसूस कर रहे थे और अपनी कमीनी नजरों से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। सिमोना ने इस बार जैसे ही उन तीनों की आंखें देखी तो वो समझ गई कि उनके मन में चल क्या रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कर पाती, उनमें से एक लड़के ने सिमोना का हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने उसके गाल में हाथ डालकर उसका मुंह बंद कर दिया। तीसरा लड़का जो सबसे पहले सिमोना के पास आया, उसने उसे घूरते हुए देखा और फिर एक गंदी सी मुस्कान के साथ बोला, मैडम सच में आप बहुत खूबसूरत है, चलिए ना आप हमारे होटल में चलिए, हम आपकी उस खूबसूरती के पूरे दर्शन करना चाहते हैं। हम तीनों को भारत से जाने से पहले ना एक बार के लिए खुश कर दीजिए प्लीज। मान समझ रहे हो ना? जैसे ही उस लड़के ने इतना भर कहा कि उसके बाद में सिमोना ने उन लड़कों को अपने से छुड़वाने के लिए हाथापाई शुरू कर दी। लेकिन वो तीनों ही इतने मजबूत थे कि सिमोना का उनके ऊपर बस ही नहीं चल पा रहा था। बाकी दो लोगों ने सिमोना की इस नाजुक से कोशिश को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे चलना, इतना नाटक क्यों कर रही है? वैसे भी तुम्हें जिंदगी में ना फॉरेन के लड़के मिलने वाले हैं नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम भी देने के लिए तैयार हैं। वैसे भी तुम्हारा एक देश गरीब देश है, यहाँ की लड़कियों को जितना पैसा मिलता है उससे 20 गुना हम तुम्हें दे देंगे। हाँ यार, वैसे मैं तो इस बार अपना कॉन्डम भी लाना भूल गया हूँ। चलो ना, आज मैं तुम्हारे पेट में अपना बच्चा छोड़ जाऊंगा, फिर अपना देश छोड़कर ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
वैसे तो मेरे बीवी बच्चे हैं, लेकिन मैं उनके साथ बहुत बोर हो गया हूं और मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगने लगा है। अरे देख, टैक्सी भी आ गई। बेबी अब ज्यादा नखरे मत करो। तुम हमें जितनी नखरे दिखाओगी ना, हमारा मन तुम्हें उतना ही ज्यादा परेशान करने का करेगा। फिर बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें सोने नहीं दिया। आज की रात वैसे भी तुम कभी अपनी जिंदगी में भूलने वाली नहीं हो, उस लड़के ने कहा और टैक्सी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। लेकिन सिमोना उनसे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उस आदमी की हथेली को काटने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह को उसने इतनी जोर से दबा रखा था कि वो चाह कर भी अपने दांत नहीं खोल पा रही थी। इतने में टैक्सी वाला आकर रुक गया। उन लड़कों ने सिमोना को अपने साथ में खींचा और फिर उसे टैक्सी में ले जाने लगे। बाकी दोनों लड़कों ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। सिमोना अपने पैर फेंके जा रही थी, लेकिन उससे कुछ भी हो नहीं पा रहा था। वो बुरी तरीके से घबराई हुई थी। वो उसे काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। आखिर में जैसे ही वो अंग्रेज उसे टैक्सी में डालने ही वाले थे कि इतने में सिमोना ने एक लड़के के कमर के नीचे लात मार दी। उससे उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई और इतने में सिमोना उसकी हथेली पर काट चुकी थी। जैसे उसके दांत उसकी हथेली पर लगे तो वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा। उसका हाथ सिमोना के चेहरे पर से हट गया। सिमोना को सही मौका मिल गया था और वो जोर से चिल्लाई, बचाओ मुझे, बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप करके ले जाना चाहते हैं, मेरे साथ मेरा रेप करना चाहते हैं, बचाओ। उस लड़के ने फिर से सिमोना के मुंह पर अपना हाथ टिका दिया, लेकिन तब तक उसकी आवाज चौराहे के आसपास खड़े ढेर सारे लोग सुन चुके थे। सब लोगों ने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक लड़की को 3 लड़के जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर सब लोग लड़कों की दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन लड़कों के पास में आते ही सब लोगों ने उन्हें देखा और कहा, अरे हाथ हटाओ उसके चेहरे पर से, क्यों उसके साथ में जबरदस्ती कर रहे हो? छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। छोड़ो उसे, जाने दो। अब भले ही उन लड़कों को उन लोगों ने घेर लिया था, पर फिर भी वो लड़के किसी भी कीमत पर सिमोना को तो छोड़ना नहीं चाहते थे। किसी भी कीमत पर वो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वैसे ही सिमोना बड़ी मुश्किल से उनके हाथ आई थी और अब वो उसे जगह बिना ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। लेकिन उनमें से एक लड़के ने इंग्लिश में उन लोगों से कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तुम लोगों को ना हम लोगों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। इतने में सारे लोग वहां पर खड़े थे। उनमें से थोड़े से लोग उनकी बात को समझ पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बात तो ये कि एक लड़की के 3 बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते थे, और दूसरी बात ये कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी भी तो उसके साथ वो इतनी बुरी तरीके से बर्ताव कैसे कर सकते थे। इसलिए वहां खड़े हुए लोगों ने एक एक करके कहा, क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो उसे, हम उसी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये बात क्या है। इतने में उनमें से फिर से एक लड़के ने कहा, नहीं, हम इसे वैसे नहीं छोड़ेंगे और ना ही इसे जाने देंगे, और वैसे भी तुम लोगों को इन सब मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। अगर किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में एक आदमी जो भीड़ में ही खड़ा था उसने उन तीनों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मैं इन्हें जानता हूं, मैंने देखा इन्हें, ये तीनों ही बॉक्सर हैं, ये इनका फेसबुक अकाउंट है, देखो इनके बारे में कितना कुछ लिखा हुआ है, इनके फोटो भी हैं इस पर। उस आदमी ने कहा और लोगों को उनके फोटोज और उनकी लिखी हुई पोस्ट दिखाने लगे। बाकी लोगों ने देखा तो पाया कि उन तीनों ने भारत के बारे में अपने पेज पर बहुत ही गलत लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें भारत के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो इस बात का बदला लेना चाहते थे। एक बार भारत के ही बॉक्सर ने उनमें से किसी को हरा दिया था। इतने में उन्होंने आगे देखा तो पाया कि वो लोग एक दिन दिल्ली के एक रेड लाइट एरिया में गए थे। उन्होंने लिखा था कि भारत की लड़कियां सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए उन तीनों के पीछे भाग रही थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारत कितना गरीब देश है। इस तरह की और भी ढेर सारी चीजें उन्होंने भारत और उसके बारे में लिखी हुई थी। ये सब पढ़ते ही वहां पर खड़े हुए लोगों का खून खौल गया। वो लोग चाहे जो हो जाए लेकिन अपने देश के बारे में कुछ नहीं सुन सकते थे। उनमें से एक आदमी उनकी तरफ उंगली उठाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश और उसके लोगों के बारे में इस तरह की बात करने की? और तुम क्या कहना चाहते हो, हम लोग गरीब हैं? अगर हम लोग गरीब होते तो क्या हमारे देश में इतने बड़े खेल का प्रोग्राम हो पाता? तुम जैसे लोगों को ही हमारे पूर्वजों ने भगाया था, याद नहीं है क्या? उस वक्त तो हमने तुम्हें बड़े प्यार से जाने दिया, लेकिन इस बार इतने प्यार से नहीं जाने देने वाले, समझे क्या? सालों को एक तो हमने पार्टिसिपेट करने दिया, ऊपर से ही हमारे लोगों के बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, हमारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, इनको तो गीले जूतों से पीटना चाहिए। ये सुनते ही सब लोगों का खून खौल गया।
एक आदमी जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी, उससे तो अपने देश की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो गुस्से में उन तीनों लोगों की तरफ भागने लगा और जोर से चिल्लाया, सालो हराम खोरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इतना सब बोलने के बाद भी हमारी मिट्टी पर खड़े हो सको? अभी मैं बताता हूं कि भारत और भारत के लोग क्या कर सकते हैं। इतना बार कहने के बाद उसने उन लड़कों को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। उसका मुक्का उनके ऊपर पड़ने ही वाला था, लेकिन वो भूल गया था कि वो लड़के उस आदमी से लंबे थे और वो खुद भी बॉक्सिंग किया करते, इसलिए वो मुक्का उस लड़के के चेहरे पर पड़ने से पहले ही रुक गया। उस बॉक्सर ने उस आदमी का मुक्का अपनी हथेली में भींच लिया और उसे मोड़कर दूसरे हाथ से एक और मुक्का मार दिया। वो मुक्का सीधा उस आदमी की नाक पर लगा और उसे अगले ही पल खून आने लगा। उन्होंने जैसे ही अपनी नाक पर हाथ रखा तो देखा कि उनमें से खून आ गया था। खून देखकर वो आदमी बेहोश हो गया। वो बेहोश होकर गिर गया। बाकी लोग जो खड़े होकर ये सब देख रहे थे वो तुरंत उसकी दिशा में भागे और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो ये सब देख पा रहे थे कि वो तीनों प्रोफेशनल बॉक्सर थे और फिर वो थे 3। इधर जो लोग खड़े थे, भले ही वो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी वो सब आम लोग थे और उनमें से ज्यादा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अगर वो उनसे लड़ने के लिए जाते तो उल्टा मार खाकर आते। ऐसे में उनकी हिम्मत अब थोड़ी थोड़ी जवाब देने लगी। वो लोग उन्हें बस घेर कर खड़े हो गए, लेकिन उनमें से किसी को भी उनके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उनमें एक ने फिर से थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उनमें से एक अंग्रेज की तरफ देखते हुए कहा, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, समझे? चुपचाप इस लड़की को छोड़ दे। हाँ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, वो सब तुम्हें खूब मारेंगे। हमारे देश के बारे में गलत गलत बात बोलकर तुम अपने ही देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो? इतने बड़े हो गए, अपने देश की तरफ से आए हो यहां और फिर भी ऐसे जानवरों जैसी हरकत कर रहे हो। इन्हें तो शर्म के मारे ना डूब मरना चाहिए। ये सुनकर वो तीनों और ज्यादा गुस्सा हो गए। वो अपने बारे में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं सुन सकते थे, वो भी भारत के लोगों से, बिल्कुल नहीं। इतने में उन तीनों में से एक आदमी ने अपना हाथ उठाया और बोला, साले सब के सब डरपोक हैं। इनमें से एक की भी हिम्मत नहीं हो रही कि हम लोगों के सामने आंख मिलाकर बात कर सके। भले ही हमारे बाप दादा इनसे डरकर भाग गए होंगे, लेकिन हम लोग तो इन्हें और इनकी लड़कियों को इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, अगर तुम में से किसी ने भी हाथ उठाने की सोची भी ना, तो मैं उसका हाथ अपने साथ अपने बैग में लेकर जाऊंगा। और तुम्हारी पुलिस और तुम्हारे नेता भी ना हमारा कुछ नहीं कर सकते। इन गेम्स में हमारे देश ने बहुत पैसा लगाया है, अगर हम नहीं होते ना, खेल नहीं हो पाता तुम्हारा। उन लोगों ने कहा और अब वो ज्यादा देर करने की फिराक में नजर नहीं आ रहे थे। वो लोग बस जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहते थे। वो सिमोना के साथ में जबरदस्ती करने के मामले बढ़े उससे पहले अपने देश पहुंच जाना चाहते थे, इसलिए उसमें से एक बॉक्सर ने उनमें से कुछ लोगों को धक्का दिया और जोर से बोला, हट जाओ साले बुरे। बाकी लोग उसकी तरफ बस देखे जा रहे थे। उनका मन तो बहुत कर रहा था कि वो उन्हें खूब मारे, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो डर गए थे बहुत। इतने में रीना की नजर दूर से इस भीड़ पर पड़ी। उसने लकी की तरफ देखा और कहा, लक्ष्मण जी, वो देखिए वहां पर कुछ हो रहा है। लकी ने रीना की उंगली की दिशा में देखना शुरू किया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी भारत की आन और सिमोना को बचा पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिमोना को जिन लड़कों ने घेर रखा था, जब बाकी लोग उनके बारे में पता लगाने लगे तो पता चला कि वो तीनों बॉक्सर थे और भारत के खिलाफ बहुत गलत शलत बात कर रहे थे। जब भीड़ में से एक आदमी उन्हें मारने के लिए आगे आया तो उनमें से एक लड़के ने अपने मुक्के से उनकी नाक तोड़ दी। बाकी लोग भी ये देखकर घबरा गए। उन्होंने उन तीनों को घेर तो लिया था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो तीनों के ऊपर हाथ उठा पाए। इतने में रीना और लकी भी वहां आ गए। लकी ने देखा कि चौराहे के एक कोने में बहुत भीड़ जमा थी। ये देखकर लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर हो क्या रहा था। जब वो भीड़ के थोड़ा सा पास पहुंचा तो देखा सिमोना को उन तीनों लड़कों ने अपनी बाहों में जबरदस्ती कसा हुआ था और उसका मुंह बंद किया हुआ था। सिमोना के चेहरे पर चिंता की लकीरें तो साफ नजर आ रही थी। वो उनसे अपने आप को छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रहे थे। सिमोना पसीना पसीना हो गई और उसकी आंखें लाल हो गई थी। लकी ये सब देख नहीं पा रहा था और वो सीधा भागते हुए इसकी तरफ जाने लगा। लकी ने भीड़ चीरते हुए सिमोना के चेहरे पर उस आदमी के हाथ को झटके से हटा दिया। लकी के हाथ की चोट इतनी जोरदार थी कि वो लड़का मारे दर्द के कराहने लगा और सिमोना के मुंह पर उसके हाथ अपने आप ही हट गए। लकी ने दूसरे लड़के को भी धक्का देकर दूर कर दिया और फिर सिमोना को अपनी तरफ खींच लिया। सिमोना,
ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? लकी ने सिमोना के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। वो अभी तक घबराई हुई थी। हालांकि लकी को देखकर उसकी सांस में थोड़ी सी तो जान आ गई थी, लेकिन फिर भी उसका हांफना अभी तक बंद नहीं हुआ था। उसने डरते हुए लकी की आंखों में देखा और फिर जोर से सांस लेते हुए बोली, लकी, लकी, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये सब लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे डर लग रहा है लकी। साले सब के सब। लकी, मुझे बचा लो लकी। इससे पहले कि सिमोना अपनी तरफ से आगे कुछ कह पाती, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो बुरी तरीके से रोई जा रही थी। इतने में बाकी लोगों ने, और खास करके जब उन लड़कों ने सिमोना को लकी की बाहों में देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उनमें से एक लकी के ऊपर गुर्राते हुए बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, छोड़ उसे। इतना पर कहते ही वो तीनों अब लकी के ऊपर जा टूटे। वो लोग उसे बुरी तरीके से पीटने की कोशिश करने वाले थे। सिमोना उन्हें फिर से अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा गई और मारे घबराहट के वो लकी के पीछे जाकर छिप गई। लकी, मुझे बचा लो लकी, मुझे। लकी उन लड़कों को आते हुए देखा तो और तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने हाथ का स्वाद उन लड़कों को चखाता, इतने में 4 और लड़कियां उसके पास आकर खड़ी हो गई। ये 4 लड़कियां और कोई नहीं बल्कि रीना, टीना, मीना और शीना ही थी। उन चारों ने अपने मूव्स करने शुरू किए। उन्होंने एक ही झटके में उन तीनों लड़कों को अपनी जगह पर से पीछे धकेल दिया, लेकिन तेज लड़कियों को देखकर तो घबरा गए और डर के मारे वो अपने आप ही पीछे आ गए। लेकिन अपने आप को संभालने के बाद में जब उन्होंने देखा कि वो चारों लड़कियां भी सिमोना से कम सुंदर नहीं थी, तो फिर से उनके चेहरे पर तो एक कुटिल सी मुस्कान छा गई। वो हंसते हुए बोले, क्या बात है बॉस, हम तो एक को ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो एक साथ में 4 और फ्री आ गई हैं। बहुत अच्छे। वैसे ये चारों भी इस वाली से कम तो नहीं है, और फिर ये जो सामने से चलकर आ रही है, तो हम इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं यार। माय गॉड, चलो तुम भी चलो, आज हम तुम्हें इंग्लिश में मजा देंगे, पूरा सिखा देंगे इंग्लिश ट्रेंड करके। सिमोना ने उनकी बात सुनी तो कांपते हुए होठों से पीछे से लकी के कानों में बोली, लकी, तुम अपनी दोस्त को बोलो कि यहाँ से चली जाए। ये तीनों बहुत खतरनाक लड़के हैं, तीनों के तीनों बॉक्सर हैं, और अगर ये यहाँ रही ना तो इन्हें चोट आएगी। लकी को भी यही सही लग रहा था, इसलिए उन्होंने रीना की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, रीना पीछे हटो, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीना उल्टा लकी को देखकर मुस्कुराने लगी। उसने लकी की ओर देखा और फिर उन लड़कों की तरफ देखकर बोली, लक्ष्मण जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में आपको बीच में भी आने की जरूरत नहीं है। हम चारों इन तीनों को अभी 5 मिनट में साफ कर देंगे। लकी को एक बार के लिए तो उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि उस दिन उस गेस्ट हाउस में रीना ने अकेले ही 2 आदमी को निपटा दिया था, तो लकी भी अब ये समझ चुका था कि जैसा कहा जा रहा था उन तीनों लड़कियों द्वारा, वैसा हो सकता था। उसने उन लड़कियों की तरफ देखा और कहा, ठीक है, आप इन्हें मार देना, पर देखना कहीं से ये जान से ना चले जाए। जी, चारों ने एक साथ कहा और फिर चारों के चारों उन तीनों के ऊपर टूटने के लिए आगे बढ़ने लगे। बाकी सब लोग जो उन्हें घेर कर खड़े थे, वो सब उन्हें देखकर पीछे हट गए। उनमें से कोई भी अपने ऊपर चोट नहीं खाना चाहता था। हालांकि उन्हें उन लड़कियों की भी चिंता हो रही थी, लेकिन कोई भी उनके बीच में आने की हिम्मत तो नहीं कर पा रहा था। उनमें से कुछ लोग ने यह भी तय कर लिया कि अगर इन तीनों ने उन चारों के साथ में किसी तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो फिर ये भीड़ उन तीनों को छोड़ने वाली तो नहीं थी। इतने में जब उन तीनों ने देखा कि उनकी तरफ हमले करने के लिए 4 लड़कियां आ रही थी, तो उनके चेहरे पर इस चीज के लिए कोई फिक्र नजर नहीं आ रही थी। वो ऐसे खड़े थे जैसे लड़कियां उन्हें सिर्फ हवा की तरह छू कर निकल जाने वाली थी। वो उनसे बचने के लिए अपने मुक्के तक नहीं तान रहे थे, बल्कि वो लोग अपनी बाहें फैलाकर सामने खड़े हो गए। वो चारों अपनी बाहें उठाकर टैक्सी में डालने ही वाले थे। आ जाओ मेरी हुस्न परियों, हमारे होंठ तुम्हारे बदन के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, आज तो जी भर के खाएंगे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। तब तक वो चारों लड़कियां पलक झपकते ही उनके पास आ गईं। उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और चारों ने तीनों को घेर लिया। भले ही वो उम्र में कम नजर आ रही थी, लेकिन उनकी गुरु माँ ने उन्हें अपनी उम्र से बहुत ज्यादा सिखाया था। जैसे ही मुश्तंडों पर वो लड़कियां टूटी, ना चाहते हुए भी वो लंबे चौड़े लड़के खड़े हो गए। उनके पैर जमीन पर से उखड़ गए। उन्हें आज जो चोट इन लड़कियों ने दी थी, ऐसी चोट तो उन्हें अपनी जिंदगी में किसी आदमी तक ने नहीं दी। वो तीनों मारे दर्द कितनी जोर से चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज पूरे जयपुर में गूंज गई। अब उन्हें समझ आया कि ये लड़कियां कोई
आम लड़कियां नहीं थी। अगर वो इसी तरह से बाहें फैलाकर खड़े रह जाते तो अगले ही पल ये लड़कियां उनके हाथ तक उखाड़ देती। इसलिए अब उनके पास इनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बाकी रह गया। चारों लड़कियां अपनी ही धुन में मस्त थीं। वो उन्हें धोए जा रही थी। अभी तक उनमें से किसी ने भी उन लड़कों को ठीक से देखा तक नहीं था, लेकिन उन्हें कूट कूट कर समझ आ गया था कि वो तीनों बच्चे ही थे। रीना उनमें से एक आदमी को कूट रही थी। अगले ही पल आग झपकते ही दूसरे आदमी के पास चली गई। उसने उनकी कमर में एक जोरदार लात मारी और वो चिल्लाकर नीचे गिर पड़ा। इधर मीना हवा में उछली और उसने दूसरे बॉक्सर की छाती पर एक जोरदार लात मार दी। उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसकी एक लात से उसके शरीर की सारी हवा बाहर आ गई, और अगर वो लात और जोर से पड़ती ना तो उसका दिल सीधा नीचे सड़क पर गिर जाता। इधर शीना और टीना दोनों ही तीसरे बॉक्सर को निपटा रही थी। वो उसके मुंह पर उससे भी अच्छे अच्छे मुक्के मार रही थी। इससे पहले कि वो उन दोनों में से किसी की शक्ल देख पाता, इतने में उसकी आंख पर फिर से एक मुक्का पड़ जाता। ऐसे मुक्के उसने अपनी जिंदगी में नहीं खाए थे। सालों के गाल लाल हो गए, और करो लाल। रीना ने जैसे ही हुंकार भरते हुए कहा कि उसकी आवाज सुनते ही चारों लड़कियों ने उन तीनों के गालों पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। तमाचे की तो बरसात हो रही थी। उनके हाथों की लकीरें उनके गोरे गालों पर छप गई। ये लड़के इतना कुछ देखने के बाद में अपने मन में कुछ सोच नहीं पा रहे थे। वो बस सन्न रहकर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि बस एक सुंदर लड़की उनके सामने खड़ी थी, और इससे पहले कि वो उसकी गर्दन के नीचे देख पाते इतने में एक थप्पड़ उड़ते हुए उनकी गाल पर आ गया। वो तीनों मार खाते खाते नीचे घुटनों पर आ गए, और फिर घुटनों पर आने के बाद सीधा जमीन पर गिर गए। 2 मिनट के अंदर ही उनका खेल खत्म हो गया। सारी हेकड़ी मिट्टी में जा मिली उनकी। तीनों की जुबान बाहर आ गई और वो भारत की मिट्टी चाट रहे थे। अब इधर भीड़ ने जैसे ही देखा कि 20 साल से भी कम की 4 लड़कियों ने अपने उम्र से 1.5 गुना बड़े 3 पहलवानों को कूट दिया था, तो एक बार के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उनमें से कोई भी इस चीज को मान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। एक पल के लिए तो सब सन्नाटे में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर अगले ही पल उन्होंने उन लड़कियों के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी और उनकी तारीफ करते हुए बोले, क्या बात है, क्या धोया है, लग रहा है जैसे विराट, रोहित और पांड्या बैटिंग कर रहे हो साथ में। ये लड़कियां तो लड़कियों की बाप निकली यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा जिंदगी में कुछ दिखा देंगी। जो भी हुआ, कैसा हुआ पता नहीं, लेकिन इतना पता है धांसू हुआ बॉस। भले ही वो लोग उन लड़कियों की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन उन लड़कियों को उनकी तारीफ से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था। वो तो उनकी बातें भी नहीं सुन रही थी और चुपचाप उन लड़कों को देख रही थी। जब उन्हें समझ में आ गया कि अभी उठने की हालत में नहीं थे, तो लड़कियां पीछे आने लगी। वो लड़के जो उनके कदमों की आहट से भी घबरा गए थे, उन्होंने उनके सामने लेटे ही लेटे हाथ जोड़ लिए। बस बस माफ कर दो, अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं, प्लीज प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज फॉरगिव अस। बाकी के लोग उन्हें इस तरह से हाथ जोड़ते हुए देख रहे थे और उन्हें गालियां दे रहे थे। भीड़ उन्हें इस तरह से अपंग देखकर इतने जोश में आ गए कि उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। कोई उन्हें थप्पड़ लगा रहा था तो कोई गालियां दे रहा था। बोल बोल, मेरा भारत महान है। साले हम लोगों को गाली देता है और करेगा जबरदस्ती। बोल बोल, अब भी प्यासे हैं तेरे होठ, मिठाऊं तेरी प्यास। वो चारों लड़कियां अब उस घेरे से बाहर आ गई जिस घेरे ने उन चारों लड़कों को पीटना शुरू कर दिया था। भीड़ उनके साथ में जो कुछ कर रहे थे, उन लड़कियों को इस बात से कोई मतलब नहीं था। लड़कियां लड़ाई खत्म कर चुकी थी कि बाद में किसी की आवाज आई पीछे से, चलो सब लोग यहां से दूर हट जाओ, इनमें से किसी के भी ऊपर तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, इन तीनों की मौत नहीं होनी चाहिए। यह आवाज सुनते ही भीड़ पीछे हटने लगी। एक बार और जाते जाते सब लोग उन जमीन पर पड़े हुए घमंडी अंग्रेजों को देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफेद खाल के खरबूजों को छीलकर जमीन पर डाल दिया था। उनके सारे कपड़े फट गए और जगह जगह पर अब चोट भी आ गए थे, खून निकल रहा था। जिस लड़के ने सिमोना के मुंह को बंद किया हुआ था, उसके सिर की तो हड्डी टूट गई थी और उसकी चमड़ी से खून निकले जा रहा था। एक बार फिर से वो चारों लड़कियां उन अंग्रेजों के पास गई और बोली, तुम तीनों ने ना हमारे लक्ष्मण जी के साथ बहुत बदतमीजी की है, अब जाओ और उनसे अभी के अभी माफी मांगो। अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी ना अभी, तो दोनों पैर न तोड़ देंगे, जा नहीं पाओगे यहां से कहीं। ये सुनते ही वो तीनों घबरा गए और दंग हो गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो तीनों लकी से माफी मांगते? क्या लकी उन्हें माफ कर देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।